स्क्रीन दिख रही है सबको? हाँ जी सर। चल ठीक है, आज स्टार्ट करते हैं हमारा इरिगेशन मेथड्स। ठीक है, अलग अलग इरिगेशन मेथड जो है। ठीक है, तो सबसे पहले इरिगेशन मेथड जो हम पढ़ेंगे आपके, सबसे पहले बात करते हैं इसके एडवांटेजेस की। ठीक है, सबसे पहले व्हाट आर दी बेनिफिट्स ऑफ इरिगेशन। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं बेनिफिट्स ऑफ इरिगेशन के। ठीक है, तो कौन क्या क्या बेनिफिट्स होंगे, कोई बता सकता है? सबसे पहले क्या बेनिफिट होगा इरिगेशन का? व्हाट आर द बेनिफिट्स, क्या बेनिफिट हो सकते हैं आपके? क्रॉप यील्ड बढ़ सकता है। एग्जैक्टली exactly, हमारी जो है बेसिकली आपकी क्रॉप प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है ना, इंक्रीज इन क्रॉप प्रोडक्शन, राइट। और क्या बेनिफिट हो सकता है? एक तो क्रॉप प्रोडक्शन बढ़ गया, और मिक्स क्रॉपिंग कैन बी एलिमिनेटेड। मिक्स क्रॉपिंग समझते हैं क्या होता है? व्हाट इज मिक्स क्रॉपिंग? मिक्स क्रॉपिंग समझते हैं क्या होता है? व्हाट इज मिक्स क्रॉपिंग? मिक्स क्रॉपिंग में बेसिकली क्या करते हैं, मिक्स क्रॉपिंग में क्या करते हैं कि आप एक ही फील्ड में अलग अलग टाइप के क्रॉप्स लगा देते हो। ठीक है ना, अलग अलग टाइप के क्रॉप्स मतलब जिनकी वाटर की डिमांड अलग अलग है। ठीक है ना, तो क्या होता है बेसिकली, तब अगर इरिगेशन नहीं है तो मोस्टली वी आर डिपेंडेंट अपॉन रेनफॉल। बारिश हुई तो क्रॉप अच्छा होगा, बारिश नहीं हुई तो क्रॉप अच्छा नहीं होगा। तो क्या करते हैं बेसिकली, अलग अलग टाइप के क्या लगा देते हैं, क्रॉप्स लगा देते हैं। ठीक है ना, ताकि ताकि अगर बारिश हो भी गई तो भी हमें क्रॉप्स मिल जाए। अगर बारिश ना हुई तो जिन क्रॉप्स को वाटर की रिक्वायरमेंट कम है वो क्रॉप निकल जाएगा। ठीक है ना, पर इससे होता क्या है, इससे होता क्या है, अब क्रॉप्स अलग अलग हैं तो उनको सॉइल से न्यूट्रिएंट्स भी अलग अलग चाहिए। ठीक है ना, तो क्या होता है बेसिकली आपकी फील्ड की जो न्यूट्रिएंट वैल्यू है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो इसलिए कहते हैं मिक्स क्रॉपिंग अवॉइड करनी चाहिए। इसकी जगह, मिक्स क्रॉपिंग की जगह क्या करना चाहिए, क्रॉप रोटेशन। रोटेशन। इसकी जगह क्रॉप रोटेशन करना चाहिए, एक क्रॉप लगाओ फिर दूसरा लगाओ फिर तीसरा लगाओ। ठीक है ना, तो अगर हम इरिगेशन कर सकेंगे, अगर हमें इरिगेशन की फैसिलिटी अवेलेबल है तो हमें मिक्स क्रॉपिंग करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका, अब बेसिकली इरिगेशन कर कैसे रहे हो, आपने कैनाल्स बनाए हैं। आपने क्या बनाए हैं, कैनाल्स बनाए। ठीक है, कैनाल्स बनाने के लिए क्या किया होगा आपने, लेट सपोज कहीं पे आपने डैम बनाया है। ठीक है ना, कहीं पे आपने डैम बनाया, वहां से वाटर डाइवर्ट कर रहे हो, या मतलब एनी टाइप ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन बनाई है आपने। ठीक है, मतलब उससे होता है क्या कि लेट सपोज आपने कोई डैम बनाया है, यूजुअली जो ये प्रोजेक्ट बनते हैं इन्हें हम बोलते हैं मल्टीपर्पज मल्टीपर्पज इरिगेशन प्रोजेक्ट। मल्टीपर्पज इरिगेशन प्रोजेक्ट मतलब जो ये डैम बना रहे हो, अब डैम से हमें और क्या मिल सकता है, डैम से हमें और क्या इलेक्ट्रिसिटी। मिल सकता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिसिटी। एग्जैक्टली, राइट, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है ना, तो एक और बेनिफिट क्या आ गया हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का। नेक्स्ट, जो आप कैनाल्स बनाए हैं दे कैन बी यूज्ड फॉर इनलैंड नेविगेशन, इनलैंड नेविगेशन। ठीक है, जैसे हमारे नेशनल हाईवेज होते हैं वैसे नेशनल वाटरवेज भी होते हैं। ठीक है ना, जैसे हमारे जैसे नेशनल हाईवेज हैं वैसे हमारे नेशनल वाटरवेज भी हैं, जहाँ पे आप क्या कर सकते हो, ट्रांसपोर्टेशन, मटेरियल की ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं, या फिर ऐसे भी इन जनरल पब्लिक ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो ये आ गया। और एक और चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, दैट इज
these canals they can act as a source for drinking water. ठीक है ना, ये एक सरफेस सोर्स आपको होता है, ठीक है ना, तो इट कैन एक्ट एज सोर्स फॉर ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है, एक्ट एज अ सोर्स फॉर ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है। वाटर को आप इसको क्या करके यहाँ से ये एज अ सोर्स एक्ट करेगा, यहाँ से वाटर लिफ्ट करके आप ट्रीटमेंट के बाद उसको एज ड्रिंकिंग वाटर भी यूज कर सकते हो, ठीक है। चलो, ये तो आ गया आपके क्या बेनिफिट्स ऑफ इरिगेशन, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं आपके डिसएडवांटेजेस। नेक्स्ट बात करते हैं डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं, ठीक है। तो क्या क्या डिसएडवांटेज हो सकते हैं इरिगेशन के, क्या वाटर क्या लॉगिंग, डिसएडवांटेज हो सकते हैं इरिगेशन के? वाटर लॉगिंग, एग्जैक्टली, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। सीपेज वगैरह होती है, उसके कारण क्या हो सकता है, आपकी वाटर लॉगिंग हो सकती है। और क्या डिसएडवांटेज हो सकता है? इवेपोरेशन, इवेपोरेशन ऐसे कोई मतलब डिसएडवांटेज तो नहीं है इरिगेशन का यार, मतलब इट इज अ लॉस बट डिसएडवांटेज नहीं है, ठीक है ना। तो पहला डिसएडवांटेज आ गया हमारा, पहला जैसे कि आपने बोला आ गया हमारा वाटर लॉगिंग, एरेशन ऑफ वाटर सॉइल होती है। वाटर लॉगिंग हो गया। सेकंड क्या बोल रहे हो आप? एरेशन ऑफ सॉइल होती है। हवा नहीं जाती सॉइल इरेशन में से ही कर। यस, नहीं यार, बेसिकली जहां पे आप कनाल जा रहे हैं तो वहां पे नीचे एरेशन की जरूरत भी नहीं है ना। बेसिकली फील्ड में हमने वाटर लॉगिंग बोल दी तो उसमें तो एरेशन वाला आ ही गया ना, कि वाटर लॉगिंग हो रही है दैट मींस वहां पे एरेशन नहीं हो रही है, ठीक है। अब क्या होता है बेसिकली, जब आप फील्ड्स में अलग अलग टाइप के न्यूट्रिएंट्स डालते हैं हम, आप वो फर्टिलाइजर्स यूज कर रहे हो, आप पेस्टिसाइड्स यूज कर रहे हो, आप इंसेक्टिसाइड्स यूज कर रहे हो, तो अल्टीमेटली क्या होता है कि जब पानी निकलता है आपका फील्ड में से, हम ड्रेन ऑफ करते हैं जब वाटर को, वो अल्टीमेटली जाके कैनाल्स में जाके मिल जाता है। हमने किया क्या होता है, नालियां वगैरह जितनी सारी हमने क्या कैनाल में डाल दी होती है, राइट। उसके कारण क्या होता है हमारा जो ये कैनाल वाटर है, अगर आपका कच्चा कैनाल है तो अल्टीमेटली ये जो ये पानी है कजा खा रहा है, ग्राउंड वाटर में जा रहा है, मतलब जितने भी ये न्यूट्रिएंट्स वगैरह है, नाइट जो भी आपके ये पॉल्यूटेंट्स हैं, ये सारे कहाँ जाके मिल रहे हैं, आपके ग्राउंड वाटर में। तो दैट मीन्स लीड्स टू द प्रॉब्लम, ठीक है ना, वाटर पॉल्यूशन, ठीक है। पॉल्यूशन ऑफ ग्राउंड वाटर। सर इससे क्लाइमेट का टेम्परेचर भी रेज हो जाता है जब हम कहीं कल्टीवेशन करते हैं। नहीं 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 यार, टेम्परेचर तो रेज नहीं होता, बट ये होता है कि जो हमारी पैडी फील्ड्स होती है ना, जो हमारी पैडी फील्ड्स हैं जहाँ पे हमने राइस वगैरह लगाए होते हैं, ठीक है, इससे वहां पे बड़ी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड या मीथेन की प्रोडक्शन होती है, ठीक तो है ना। उससे मीथेन की टेम्परेचर प्रोडक्शन होती है, मतलब ये इंक्रीज जो होगा। मतलब इट एक्ट्स एज अ एयर पॉल्यूटेंट, ठीक है। तो इसके मतलब आप ग्लोबल लेवल पे तो नहीं बोल सकते, लेकिन ये होता है माइनर। लोकली वहां पे टेम्परेचर हम्म आपका इंक्रीज, हाँ ठीक है ना, वहां फर्क पड़ सकता है थोड़ा, ठीक है। तो ये आ गया हम्म पॉल्यूशन ऑफ ग्राउंड वाटर। और एक और चीज ये, अब आपका क्या होता है, जहां जहां ये वाटर आपका होगा वहां पे क्या बन जाती है, डैम्प कंडीशंस बन जाती हैं, वहां पे मलेरिया वगैरह ये सब होने के चांसेस रहते हैं। पर जनरली फ्लोइंग वाटर में दिक्कत नहीं होती है, जहां पे पानी रुका होता है आपका वहीं दिक्कत हो सकती है, ठीक है ना। तो तो ये क्या बन सकता है आपका, इट कैन प्रोवाइड कंडीशंस फॉर आउटब्रेक ऑफ certain diseases डिजीज। वाटर बॉर्न डिजीज। पर ध्यान रखना, हाँ ध्यान रखना बेसिकली, पर
फ्लोइंग वाटर में नहीं होता, इन केस कहीं पानी रुका हो, तो इसलिए बोल रहा हूँ इट कैन प्रोवाइड कंडीशंस, ये कंडीशंस प्रोवाइड कर सकता है जहां पे आपके कुछ डिजीजेस, सर्टेन डिजीजेस क्या हो सकेंगे, आउटब्रेक हो सकेंगे। जैसे कौन सा आपका आ गया, वन ऑफ द प्राइम एग्जांपल, मलेरिया या डेंगू। ठीक है, तो ये ऐसे डिजीजेस कॉज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आ गया आपके डिसएडवांटेज किसके, इरिगेशन के। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करते हैं टेक्निक्स ऑफ इरिगेशन। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट इज टेक्निक्स ऑफ इरिगेशन। टेक्निक्स ऑफ इरिगेशन। ठीक है, सबसे पहले टेक्निक की बात करें। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो हमारी पहली टेक्निक है, इसे हम बोलते हैं फ्री फ्री फ्लडिंग। फ्लडिंग। इसे हम बोलते हैं फ्री फ्लडिंग। ठीक है, फ्री फ्लडिंग। फ्री फ्लडिंग नाम से ही समझ आ रहा है कि हमने फ्रीली छोड़ दिया है पानी को। राइट राइट, मतलब लेट्स सपोज आपकी ये कोई इरिगेशन स्ट्रीम आ रही है। ठीक है, लेट्स सपोज दिस इज सम स्ट्रीम। ठीक है, और यहां से आपने क्या किया है, वाटर डाइवर्ट किया है अपनी फील्ड्स में, वाटर डाइवर्ट किया है अपनी फील्ड्स में। ये आ गई आपकी क्या, सब्सिडरी डिचेस। ठीक है, ये आ गई आपकी सब्सिडरी डिचेस। ठीक है, तो इसमें करते क्या हम बेसिकली, इसमें हम करते क्या है कि आपकी जो फील्ड है, आपकी जो ये कनाल है, यहां से हम वाटर को फ्रीली छोड़ देते हैं यहां से इरिगेट करने के लिए। ठीक है, देयर इज नो कंट्रोल ओवर डिस्चार्ज, देयर इज नो कंट्रोल ओवर डिस्चार्ज। डिस्चार्ज के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। ठीक है ना, तो यहां से आपका क्या आ रहा है, वाटर आ रहा है। ठीक है, दिस इज योर मेन सप्लाई डिच, मेन सप्लाई डिच बोल सकते हैं या फिर कैनाल बोल सकते हैं। एंड ये जो ये है, ये वाली प्लस ये वाली, these are your subsidiary ditches और canal, subsidiary ditch और canal। ठीक है, subsidiary ditch और canal। ठीक है ना, तो इसमें जो फ्री फ्लडिंग है, जो ये फ्री फ्लडिंग है, इसमें फ्री फ्लडिंग में मूवमेंट ऑफ वाटर is not restricted, is not restricted। ठीक है ना, ठीक है, इसमें मूवमेंट ऑफ वाटर को रिस्ट्रिक्ट नहीं करते, इसलिए हम इसको हम वाइल्ड फ्लडिंग भी बोलते हैं, वाइल्ड फ्लडिंग भी बोलते हैं। ठीक है, तो क्या ये मेथड एफिशिएंट मेथड होगा इरिगेशन करने के लिए? नो नहीं सर। सर। एग्जैक्टली, तो इसकी जो एफिशिएंसी होगी, इसकी जो एफिशिएंसी भी बहुत कम है। कम। ठीक है, लो एफिशिएंसी मतलब जितना वाटर रिक्वायर्ड हम उससे बहुत ज्यादा दे रहे हैं। ठीक है ना, तो इसमें से कुछ पानी इवेपोरेट हो जाता है, कुछ डीप परकोलेट कर जाता है। ठीक है ना, कुछ डीप परकोलेट कर जाता है, कुछ आपका क्या कर जाता है, आपका इवेपोरेट कर जाता है। ठीक है ना, तो हमारी वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी इसकी बहुत कम होगी। ठीक है, सेकंड आता है, सेकंड मेथड इज बॉर्डर फ्लडिंग। सेकंड मेथड इज बॉर्डर फ्लडिंग। ठीक है, सेकंड मेथड इज बॉर्डर फ्लडिंग। ठीक है, ये भी आपका मेथड आपका फ्री फ्लडिंग जैसा ही है, बट डिफरेंस क्या है, हमने एक पीस ऑफ लैंड को अलग कर लेते हैं, हम एक पीस ऑफ लैंड को अलग कर लेते हैं। जैसे लेट सपोज यहां से आपका मेन कनाल आ रहा है, लेट सपोज दिस इज योर मेन कनाल। ठीक है, अब हमने क्या किया, एक पीस ऑफ लैंड को अलग कर लिया।
सर ये सारे डिसएडवांटेजेस में आएंगे, ट्री फ्लडिंग, वाटर फ्लडिंग। नहीं नहीं नहीं, ये तो टेक्निक्स ऑफ इरिगेशन है भाई, ये टेक्निक्स ऑफ इरिगेशन है। इसके अलग हेडिंग डिसएडवांटेज है। नहीं पढ़ रहे हैं हम, टेक्निक्स ऑफ इरिगेशन पढ़ रहे हैं। हाँ, ठीक है। ठीक है, अब इसमें क्या किया हमने, हमने अपनी फील्ड को एक 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 पीस ऑफ लैंड अलग कर ली। मतलब अब ये आपका जो ये इरिगेशन वाटर आ रहा है, ठीक है, अब वो यहां से क्या होगा, ये आ जाएगा हमारी फील्ड में, ये आ जाएगा हमारी फील्ड में। ठीक है ना। अब हमने क्या किया, इस फील्ड को हमने हमने एक एक इतना पार्ट उसका क्या कर लिया, अलग कर लिया। मतलब ये जो ये एरिया, ठीक है, ये अलग कर लिया। अब किया किससे अलग है, ये जो ये बनाई है हमने, अगर मैं इसकी सेक्शन ड्रॉ करूं, ये जो ये जिससे मैंने अपनी फील्ड को सेपरेट किया, ठीक है, इन्हें हम बोलते हैं लेवीज। ठीक है, अगर मैं इसकी सेक्शन ड्रॉ करूं, लेट सपोज इसकी अगर मैं ये एक सेक्शन ड्रॉ करूं इसकी, लेट सपोज अगर ये ए सेक्शन ड्रॉ करूं अगर मैं, तो वो कुछ इस तरीके से दिखेगी, इस तरीके से दिखेगी आपकी ये आ गई मेरी लैंड। ठीक है, और ये इन्हें हम बोलते हैं, ये जो ये है, ये पोर्शन, ये वाला, ठीक है, वो आ गया ये चीज, ये आ गई ये चीज। और इसके अंदर आपका जो होगा वाटर स्टैंड करेगा, इसके अंदर बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, वाटर अप्लाई कर रहे हैं। लेट सपोज ये आ गया मुझे फील्ड में हमने वाटर दिया, ये आ गया जो फील्ड में हमने वाटर दिया है, इन्हें हम बोलते हैं लेवीज, इन्हें हम बोलते हैं लेवीज। ठीक है, लेवीज का मतलब क्या हो गया, वो फील्ड में बनने से बनाए होते हैं ना, जिसमें हम चल के भी जाते हैं, लोग चलते हैं। ठीक है ना, मतलब एक फील्ड को दूसरी फील्ड से सेपरेट करने के लिए जो बीच में हमने से क्या बोलते हैं, पगडंडी टाइप बोलते हैं, या बन्ने बोल, है ना, जो बन्ने बोलते हैं। ठीक है ना, वो आ गया ये। तो हमने क्या किया, अब अपनी फील्ड को सेपरेट कर लिया। अब उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, आपकी इरिगेशन वाटर सप्लाई कर रहे हैं। ठीक है ना, तो लेट सपोज इसकी जो डेप्थ है, लेट सपोज डेप्थ ऑफ वाटर जो है, इसको ले लो y, इसको ले लो y। ठीक है ना, तो लेट सपोज ये मेरा कितना आ गया, ये आ गया मेरा एरिया, जहां पे मैंने ये a इज द एरिया, ये आ गया मेरा a एरिया, जहां पे मैंने क्या करनी है, अपनी इरिगेशन करनी है। तो कितना टाइम लगेगा, हाँ कितना टाइम लगेगा अगर क्यू रेट से, क्यू डिस्चार्ज आपका अगर आप फील्ड में अप्लाई कर रहे हो, कितना टाइम लगेगा पूरे एरिया को इरिगेट करने के लिए। दैट इज गिवन एज t is equal to 2.303 y upon f log q upon f क्यों माइनस a। ठीक है, q अपॉन f माइनस a। ठीक है, तो पूरे एरिया को, इस a एरिया को इरिगेट करने के लिए, इस टोटल एरिया को इरिगेट करने के लिए कितना टाइम लगेगा, दैट इज गिवन एज 2.303 y by f log q अपॉन q माइनस fa। ठीक है, वेयर y तो आप समझ गए क्या है, y आप समझ गए डेप्थ ऑफ इरिगेशन वाटर। ठीक है, q आ गया आपका किस रेट से आपका डिस्चार्ज आ रहा है। ये माइक अपने ऑफ कर लो, बड़ी डिस्टरबेंस आ रही है, जब कुछ पूछना होगा तब ऑन कर लेना।
ठीक है, फॉर द टाइम बिंग ऑफ कर लो, ठीक है। चलो, और एफ आ गया हमारा, एफ इज इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी। सॉरी एफ है, दैट इज इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी, दैट इज इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी, ठीक है, दैट इज इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी, ठीक है। तो ये क्या आ गया हमारा, टाइम रिक्वायर्ड टू इरिगेट द फील्ड, जितनी भी आपकी फील्ड है, जितनी भी आपकी फील्ड है, उसको उसको इरिगेट करने के लिए टोटल टाइम कितना लगेगा, ठीक है। अब लेट सपोज अगर मुझे चाहिए कि अगर मेरा ये क्यू रेट से, लेट सपोज ये क्यू रेट से अगर इरिगेशन वाटर आ रहा है, तो मुझे अगर कोई पूछता है कि व्हाट इज द मैक्सिमम एरिया दैट कैन बी इरिगेटेड, ठीक है, अभी तो हमने एक फील्ड अपनी सेपरेट कर ली है, हमने तो अपनी फील्ड एक ए एरिया फील्ड हमने क्या कर ली, सेपरेट कर ली। अब लेट सपोज क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द मैक्सिमम एरिया दैट कैन बी इरिगेटेड एट अ डिस्चार्ज ऑफ क्यू, कैसे निकालेंगे डिस्चार्ज मैक्सिमम एरिया, डिस्चार्ज बाय डिस्चार्ज को क्या इन्फिल्ट्रेशन करेंगे, कैपेसिटी सर, इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी से सर डिवाइड। देखो अब एरिया आपका मैक्सिमम कब होगा, अब मैक्सिमम एरिया कब होगा, जब टाइम इनफिनाइट होगा। अगर आप इनफिनाइट टाइम के लिए इरिगेशन कर रहे हो, दैट मींस योर मैक्सिमम एरिया विल बी इरिगेटेड, राइट। तो फॉर मैक्सिमम एरिया टाइम शैल बी इनफिनाइट, जितना ज्यादा टाइम के लिए करोगे उतना ज्यादा एरिया इरिगेट करोगे, राइट। अब ये इक्वेशन देखो जरा, ये वाली इक्वेशन देखो, टाइम इनफिनाइट कब होगा, टाइम इनफिनाइट कब होगा, जब आपका डिनोमिनेटर क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है, एनीथिंग अपॉन जीरो इज इक्वल टू इंफिनिटी, वन अपॉन जीरो इज इक्वल टू इंफिनिटी, दैट मीन्स फॉर t to be equal to infinity, q minus fa should be equal to zero, मेरी जो डिनोमिनेटर वाली टर्म है, इट शुड बी इक्वल टू जीरो। अगर मैं इस टर्म को जीरो कर दूं, तो दैट मीन्स माय टाइम विल बी इंफिनिटी एंड एरिया विल बी मैक्सिमम, राइट। तो दैट मीन्स इसको अगर मैं रीअरेंज करूं, सिंप्लीफाई करूं, तो मेरा जो ये a है, विच इज नाउ a मैक्स, क्योंकि टाइम इंफिनाइट है, तो a max is equal to इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी q, डिवाइड बाय exactly, discharge by infiltration capacity, q by एफ। f। तो ध्यान रखना, इसके ऊपर ऑब्जेक्टिव आता है, न्यूमेरिकल आता है, ठीक है। मैक्सिमम एरिया इज नथिंग बट डिस्चार्ज ओवर इरिगेशन, डिस्चार्ज ओवर इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी, डिस्चार्ज ओवर इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी, ठीक है। क्लियर है ये चीज सबको, सर ठीक फ्री है। फोल्डिंग के पॉइंट्स नहीं तो लिखे। चलो एक क्या हो गया, फ्री फोल्डिंग के सर पॉइंट्स फ्री नहीं फीडिंग लिखे के, सर, पॉइंट्स नहीं लिखे सर अभी। स्क्रीनशॉट लेना है ऊपर। ये फ्री फीडिंग के, सर ये एफ का मतलब क्या हो एग्जैक्टली? सर ऊपर करना, इनफिल्ट्रेशन ऊपर बोलो कैपेसिटी, इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी मतलब, ठीक है, इनफिल्ट्रेशन एफ हो गया इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी। इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी मतलब कि किस सर रेट से ऊपर वाटर थोड़ा, आपका फील्ड के अंदर इनफिल्ट्रेट कर रहा है। सर ऊपर थोड़ा। ठीक है सर। अब इससे ऊपर नहीं जा सकता यार, एक बस इतना कल ही वाला है। लेक्चर, कल वाला लेक्चर। सर फ्री फोल्डिंग में डायग्राम में ठीक है, जो लिखा है डिस्क चलो कैनाल, उसके ऊपर में क्या लिखा था? कहाँ पे, सर ये फ्री, हाँ डिस्क कैनाल से जो ऊपर जो आपने लिखा हुआ है डायग्राम में। डिश कैनाल, मेन सब्सिडियरी मेन सप्लाई डिच, और दूसरी राइट साइड पे है सब्सिडियरी, SUBSIDIARY। हो गया सर। हो गया।
ठीक है, चलो एक एक क्वेश्चन करेंगे, लिखो जरा। तो वो लास्ट वाली इक्वेशन थोड़ी सर सामने लाना, ठीक है, क्वेश्चन टाइम वाली। ठीक है, सर y बाय एफ है कि f बाय y होना चाहिए सर? कहाँ पे? 2.3 y बाय एफ है, 2.303 y बाय एफ। क्वेश्चन लिखो। यस सर। ठीक है, क्वेश्चन लिखो। फाइंड द मैक्सिमम एरिया, find the maximum area that can be irrigated, find the maximum area that can be irrigated with a discharge of 0.04 Qmax, with a discharge of 0.04 Qmax, full stop. Infiltration capacity is taken as 5 centimeter per hour. Infiltration capacity is taken as 5 मत करना, 4 कर लो, सॉरी 4 कर लो। Infiltration capacity is taken as 4 centimeter per hour, 4 centimeter per hour। ठीक है, ऑप्शन लिखो। ऑप्शन ए 0.18 हेक्टर्स, 0.18 हेक्टर्स। ऑप्शन बी 0.14 हेक्टर्स, 0.14 हेक्टर्स। ऑप्शन सी 0.36 हेक्टर्स, 0.36 हेक्टर्स। या ऑप्शन डी 0.32 हेक्टर्स, या ऑप्शन डी 0.32 हेक्टर्स। ठीक है, डिस्चार्ज दिया है, इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी, सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको ए मैक्स निकालना है, मैक्सिमम एरिया। बस यूनिट्स का ध्यान रखना, आपको यूनिट्स क्या दिए हैं और क्या पूछ रहा है वो, बस इसमें इतना सा ही ध्यान रखना। सर 3600 मीटर स्क्वायर आ रहा है सर। हाँ बिल्कुल सही बात है, हेक्टर में कन्वर्ट करो। 0.37 सर। 1 हेक्टर 1 हेक्टर इज इक्वल टू 10 रेज टू पावर 4 मीटर स्क्वायर। तो क्या करोगे, 3600 को 10,000 से डिवाइड कर लो, 3600 को 10,000 डिवाइड करो, 0.36 आ जाएगा आपका, हो गया 0.37 राइट। 3.37 क्या बोल रहे हो? 0.37 सर वो ना जब वो सेकंड बंदा है। 0.36 आएगा ना। हाँ सर।
समझा नहीं मेरे को, सेकंड बन रहा मतलब आपका, हमें क्या निकालना है, ए मैक्स निकालना है। क्यू कितना गिवन है आपको, क्यू गिवन है आपको 0.04 क्यू मैक्स, राइट, क्यू मैक्स। और आपको इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी कितनी गिवन है, 4 इनफिल्ट्रेशन सेंटीमीटर कैपेसिटी गिवन है 4 सेंटीमीटर पर पर आवर। आर, 4 सेंटीमीटर पर आर। ये डिस्चार्ज किस में है, दिस इज इन क्यूमैक्स, दैट मींस क्यूमैक्स क्या होता है, मीटर क्यूब पर पर सेकंड। सेकंड, मीटर क्यूब पर सेकंड। और ये, हाँ, ये आपको सेंटीमीटर पर आवर में गिवन है। तो इसको मुझे अगर अब एरिया निकालना है, एरिया मीटर स्क्वायर में आना चाहिए। तो 4 सेंटीमीटर को मीटर में करूंगा तो क्या करना पड़ेगा, डिवाइड 100 से Divide. डिवाइड करना पड़ेगा, सेंटीमीटर टू मीटर जाना है, राइट। तो ये क्या बन जाएगा, 0.04 0.04, राइट। और ये क्या है, पर आवर है, पर आवर, आवर को ये क्या, मीटर क्यूब पर सेकंड, आवर को 3600 सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, राइट। वो क्या हो जाएगा 3660 इंटू 60, ये आ गया 3600। अब ये बन गया मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। तो ए मैक्स इज इक्वल टू क्यू बाय एफ। क्यू कितना आ गया 0.04 और एफ कितना आ गया 0.04 डिवाइडेड बाय 3600, राइट। तो ये 0.04 गया, 3600 ऊपर चला जाएगा। तो आपका क्या आ गया, ए मैक्स इज इक्वल टू 3600 मीटर स्क्वायर। और हेक्टर्स में कन्वर्ट करना है तो 0.36 हेक्टर्स, 0.36 हेक्टर्स, राइट। क्लियर है चीज सबको, क्लियर है चीज सबको। सिंपल सा क्वेश्चन था, सिर्फ यूनिट्स का ध्यान रखना था हमने, सिर्फ यूनिट्स का आपको पता होना चाहिए था, ठीक है। तो ये आ गया हमारा, ठीक है। तो एक और चीज इसमें जो हम मैक्सिमम लेंथ ऑफ जो लिवाइस, ये मतलब लेवीज बनाई है हमने, जो लेवीज बनाई, इनकी जो मैक्सिमम लेंथ है दैट इज 100 to 400 मीटर। 400 और इनके बीच की जो स्पेसिंग है, ठीक 10 है, to 20 इनके बीच की जो स्पेसिंग है 10 to 20 मीटर्स, ठीक है। इसके बीच की जो स्पेसिंग है, इसके बीच की जो स्पेसिंग है दैट इज टेकन एज, जो ये स्पेसिंग है दो लेवीज के बीच में, इट इज 10 to 20 मीटर्स, ठीक है, 10 से 20 मीटर के बीच में, 10 to 20 मीटर्स, ठीक है, 10 to 20 मीटर्स, ठीक है। क्लियर ये चीज, क्लियर ये चीज, ठीक है। नेक्स्ट आता है, थर्ड इज योर चेक फ्लडिंग। एक मिनट डायग्राम में ऊपर थर्ड की इज, तरफ करना। एक सेकंड, चेक फ्लडिंग, ठीक है। हाँ, अब बताओ, हो गया, हो गया सर, थैंक यू। ओके, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका चेक फ्लडिंग, ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका चेक फ्लडिंग, ठीक है। अब चेक फ्लडिंग भी आपका ऑलमोस्ट बॉर्डर फ्लडिंग की तरह ही है, बॉर्डर फ्लडिंग की तरह ही है। बस क्या होता है कि इसमें हमने फील्ड्स को छोटे छोटे और छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लिया होता है। जैसे लेट सपोज ये आ गई मेरी मेन कनाल, दिस इज माई मेन कनाल। यहां से क्या निकली, एक सब्सिडरी डिच निकली, दिस इज योर सब्सिडरी डिच, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे क्या था आपका, लेवीज सिर्फ दो साइड में थी, ये दो साइड पे लेवीज थी। अब यहाँ पे क्या करते हैं हम, लेवीज को हम तीन साइड बनाते हैं, मतलब एक पूरा रेक्टेंगुलर या स्क्वायर ब्लॉक बना लेते हैं हम। जैसे लेट सपोज क्रॉस लेवी सर। ये
ये लेवी इफेक्ट तो क्या होता है? लेवी इफेक्ट आगे पढ़ेंगे आगे लेवी इफेक्ट, वो इधर नहीं, जब हम रिवर ट्रेनिंग वर्क्स पढ़ेंगे ना उसमें बताऊंगा लेवी इफेक्ट क्या होता है। ठीक। ठीक है, अब हमने यहाँ पे क्या कर लिया, अपनी जो फील्ड है उसको एक 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 स्क्वायर पोर्शन में डिवाइड कर लिए, स्क्वायर पोर्शन में डिवाइड कर लिए। ठीक है, ये आ गई आपकी मेन कैनाल, यहाँ से वाटर आया आपका सब्सिडरी कैनाल में, और यहाँ से कहाँ आ गया हमारी फील्ड में, यहाँ से आया हमारी फील्ड में। ठीक है, जिसे हम चेक एरिया भी बोलते हैं, चेक एरिया भी बोलते हैं, जिसे हम चेक एरिया बोलते हैं। ठीक है, और ये क्या आ गया आपकी, ये जो ये पोर्शन है, ये है, दीज आर योर लेवीज, ये आ गया आपका, दिस इज योर, ये है, दिस इज योर लेवीज। ठीक है, और जो एरिया एनक्लोज्ड है, जो चेक एरिया है, दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0.2 to 0.8 hectare. 0.2 to 0.8 hectare exactly, 0.2 to 0.8 हेक्टर्स। ठीक है, 0.2 से लेके 0.8 हेक्टर्स। ठीक है, क्लियर है, चीज क्लियर है। देखो ये भी जैसे हमारा, ये देखो इसको अगर देखा जाए, इसकी डायग्राम देखो चेक फ्लडिंग की, और ये डायग्राम देखो फ्री फ्लडिंग की, ऑलमोस्ट सिमिलर है। जैसे आपकी फ्री फ्लडिंग है वैसे ही क्या आपकी चेक फ्लडिंग, बस किया क्या हमने बस एरिया को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। हमने क्या कर लिया, एरिया को छोटे पार्ट में डिवाइड कर लिया। तो एग्जैक्ट इसका मतलब क्या हुआ, दिस मेथड इज सिमिलर टू फ्री फ्लडिंग एक्सेप्ट दैट एरिया हैज बीन डिवाइडेड इनटू स्मॉल पोर्शंस। ठीक है, स्मॉल पोर्शन। ठीक है, क्लियर है चीज। ये क्या आ गया आपका चेक फ्लडिंग। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका, नेक्स्ट इज 0.2 0.8. Next is basin flooding. Basin flooding. बेसिन फ्लडिंग। ठीक है, अब बेसिन फ्लडिंग में होता क्या है, बेसिकली बेसिन फ्लडिंग में होता क्या है कि लेट्स सपोज हम क्या करते हैं, छोटे छोटे बेसिन बना लेते हैं। ठीक है, जैसे ऑर्चर्ड्स होते हैं ना आपके कोई फ्रूट का आपका कोई फील्ड है, ठीक है ना, तो किसी पर्टिकुलर फील्ड को इरिगेट करने के लिए लेट्स सपोज ये हमारी जा रही है मेन कैनाल, दिस इज अवर मेन कैनाल। ठीक है, यहां से हमने क्या किया, यहां से हम निकाली एक सब्सिडरी। सर स्क्रीन छोटी कर दो थोड़ी। एक सेकंड ठीक है, ये निकाली सब्सिडरीज, और इसको ले गए हम किसी फील्ड में। ये आ गया आपका, एक आ गया बेसिन। ठीक है, और यहाँ पे हमने क्या करी है, अपनी क्रॉपिंग करी है। यहाँ पे हमने क्या करी है, क्रॉपिंग। ऐसे ही आपके सिमिलरली दूसरी तरफ भी ऐसे ही होगा। इधर भी आपका, यहाँ पे आप क्या निकलेगा, आपका एक सब्सिडरी डिच, और यहाँ पे भी क्या होगा, आपका एक वॉइड बना होगा, या फिर जैसे बेसिन बना होगा यहाँ पे भी आपका। ठीक है, जहाँ पे आपने क्या लगाए होंगे, अपने फील्ड लगाए होंगे। दिख नहीं ठीक रहा है, सर, अब बताओ क्या दिख नहीं रहा है सर। भाई वहां से आपने ज्यादा जूम कर दिया, क्या नहीं दिख रहा, करो अपनी स्क्रीन छोटी करो यार। क्या नहीं दिख, पिंच करो सर, इनने ज्यादा जूम कर दिया होगा ना हाथ से, ये कह रहे हैं ठीक है ना। ठीक है, ये आ गया आपका, दिस इज योर
बेसिन, ठीक है, बेसिन। बेसिकली ये जो बेसिन फ्लडिंग है, बेसिन फ्लडिंग जो बेसिकली ये बेसिकली हम क्या करते हैं, जहाँ पे ऑर्चर्ड्स वगैरह होते हैं ना आपके, फ्रूट फील्ड्स वगैरह, वहां पे जनरली आपका यूज होता है आपका क्या, बेसिन फ्लडिंग, ठीक है, वहां पे यूज होता है आपका बेसिन फ्लडिंग, ठीक है। चलो नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट इज फिफ्थ इज फरो इरिगेशन, FURROW, फरो इरिगेशन। नेक्स्ट इज फरो इरिगेशन, ठीक है। अब फरो इरिगेशन में क्या करते हैं, जैसे आपकी लेवीज बनाते हैं हम, लेवीज में क्या करते हैं हम, एरिया प्रोजेक्ट करते हैं ऊपर की तरफ, बन्ना बनाते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, जैसे हमारी लेवीज बनी है वो ऊपर की तरफ है, वैसे हम क्या करते हैं नीचे की तरफ खड्डा खोदते हैं, ठीक है ना। जैसे लेट सपोज दिस इज माय मेन कैनाल, लेट सपोज दिस इज माय मेन कैनाल, ठीक है। अब जैसे मैंने पहले लेवीज ड्रॉ करी थी, ये एक लेवी आ गई जैसे पहले ड्रॉ करी थी, ठीक है। फिर ये एक और लेवी आ गई, ठीक है। बट अब यहाँ पे क्या होता है, ये लेवीज नहीं होती, ये बेसिकली क्या होता है, इन्हें हम बोलते हैं फरोज। फरोज मतलब से नालियां बनाते हैं, नाली छोटी छोटी, वैसे हमने ये बनाई है, ठीक है ना। तो दैट मीन्स अब क्या होगा, वाटर इसके अंदर क्या करेगा, मूव करेगा, वाटर इसके अंदर मूव करेगा, राइट। अब हमारा जो लेट सपोज दिस इज माय मेन कैनाल, दिस इज माय मेन कैनाल, और वाटर कहाँ ट्रेवल करेगा, इसके अंदर, इसके अंदर मूव करेगा। और हमारी जो क्रॉपिंग होगी, अब इसके बीच में जो जगह होगी वहां पे हमारी क्रॉपिंग होगी, ठीक है। तो इसकी अगर मैं एक सेक्शन ड्रॉ करूं, लेट सपोज इसकी अगर मैं एक सेक्शन ड्रॉ करूं, ठीक है। अगर ये मैं ए सेक्शन ड्रॉ करूं इसकी, ये कुछ इस तरीके से होगी, ठीक है। ये फील्ड, ये आ गई हमारी फर्रो, फिर ये फील्ड, और ये आ गई हमारी फर्रो, ठीक है। ये फील्ड, ये आ गई हमारी फर्रो, ठीक है। फर्रो के अंदर क्या होगा, हमारा वाटर होगा, जैसे नालियां होती है ना वैसे, इधर होगा हमारा वाटर। और यहाँ पे हमारी क्या हुई होगी, यहाँ पे हमने क्या करी है, क्रॉपिंग करी है इसके बीच में, तो इसकी जो रूट्स होंगी वो ऐसे अंदर होंगी, ऐसे रूट्स होंगी इसकी, राइट। तो अभी जो ये वाटर होगा डायरेक्टली कहाँ पे आ जाएगा आपका, सीधा आपका रूट जोन में। जो वाटर होगा डायरेक्टली कहाँ पे आएगा, रूट जोन में, ठीक है। क्लियर है चीज, क्लियर है। ये जो ये है, दीज आर योर, जिसमें वाटर ट्रेवल कर रहा है, दीज आर योर फर्रोज, ठीक है। क्लियर है ये चीज। जैसे हमारी लेवीज थी वो क्या थी, वो प्रोजेक्ट कर रही थी ग्राउंड लेवल के ऊपर, फर्रोज कहाँ जा रही है, ग्राउंड लेवल के नीचे, ठीक है। इसका कोई एडवांटेज बता सकते हैं मेरे को, फर्रो इरिगेशन का इसका एडवांटेज क्या होगा? पानी कम यूज होगा सर, एवापोरेशन नहीं होगा सर, एवापोरेशन कम होगा, पानी कम यूज, है सर। हाँ, इवेपोरेशन लॉसेस कम हो जाएंगे, एग्जैक्टली। देखो हम, हाँ, लॉसेस कम हो जाएंगे। जो हम पिछला मैथड, जितने भी पिछले मैथड देखे हम, उसमें क्या कर रहे थे, हम क्या करते, पूरी की पूरी फील्ड को क्या कर रहे थे, गीला कर रहे थे। हम क्या कर रहे थे, पूरी की पूरी फील्ड में हम क्या कर रहे थे आपका, हाँ एग्जैक्टली, एफिशिएंसी ज्यादा होगी, ठीक है। देखो, हाँ, हम पिछले मेथड्स में क्या कर रहे थे, जितनी हमारी फील्ड थी उसको पूरे को हम क्या कर रहे थे, वाटर सप्लाई कर रहे थे। अब आपको पता है जो आपकी इवेपोरेशन है वो किस पे डिपेंड करे, जितना ज्यादा एक्सपोज्ड एरिया होगा उतनी ज्यादा क्या होगी, इवेपोरेशन होगी, ठीक है ना। जितने ज्यादा एक्सपोज्ड एरिया होगा उतनी ज्यादा इवेपोरेशन होगी। अब यहाँ पे हमने क्या एक्सपोज्ड एरिया कम कर दिया,
जितना पुराना था उसका 20 to 50% ही हो गया एक्सपोज्ड एरिया अब आपका। तो जब एक्सपोज्ड एरिया कम हो गया दैट मींस आपकी इवेपोरेशन लॉसेस भी कम हो गए। जब लॉसेस कम हो गए दैट मींस आपकी एफिशिएंसी भी क्या होगी, बढ़ इंक्रीज गई। होगी। ठीक है, आपकी एफिशिएंसी भी इंक्रीज होगी। ठीक है, क्लियर है? तो ध्यान रखना इसकी जो डेप्थ होती है, डेप्थ ऑफ फरोज, डेप्थ ऑफ फरोज, इनकी जो डेप्थ होती है इट इज जनरली केप्ट एज 8 to 10 सेंटीमीटर, 8 to 10 सेंटीमीटर। ठीक है, इवेपोरेशन लॉसेस आर लेस, losses, evaporation losses are less। ठीक है, क्लियर है चीज सबको? क्लियर है चीज? ठीक है ना? तो दैट मींस एफिशिएंसी विल इंक्रीज। ठीक है, एफिशिएंसी विल इंक्रीज। ठीक है ना? तो ये दिस इज द मोस्ट एफिशिएंट मेथड, मतलब मोस्ट एफिशिएंट मेथड एज कंपेयर टू जो पीछे वाले मेथड है उनके कंपैरिजन में दिस इज द मोस्ट एफिशिएंट मेथड। ठीक है, अब जो ज्यादा एफिशिएंट मेथड है वो आगे पढ़ेंगे, बट अभी तक जितने भी मेथड पढ़े उन सब में जो सबसे एफिशिएंट मेथड है दैट इज फरो इरिगेशन, दैट इज फरो इरिगेशन। ठीक है, नेक्स्ट सर एक बात बार करते चेक हैं। फ्लोडिंग बताना नेक्स्ट सर। सिक्स्थ मेथड, चेक फ्लडिंग, हाँ ये रहा चेक फ्लडिंग। ठीक है, देखो चेक फ्लडिंग क्या है, जैसे हमने अभी पीछे हमने फर्रोज बनाई है, यहाँ पे क्या लेवीज बना दिए हैं, बन्ने बना दिए, मतलब फील्ड को हमने जो पूरी फील्ड है उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। ठीक है ना, जैसे हम वाइल्ड फ्लडिंग कर रहे थे पीछे, फ्री फ्लडिंग वाला हम कर रहे थे, अगर आप इसको ध्यान में देखो तो यहाँ पे क्या किया, हमारी सब्सिडरी केनाल आई, वहां से हमने क्या किया, पानी ओपनली छोड़ दिया, मतलब पूरी फील्ड के अंदर आप हमने क्या कर दिया, आपका पानी डायरेक्टली छोड़ दिया। बस अब चेक फ्लडिंग में क्या किया, हमने इसी एरिया को ये छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। हमने क्या किया, इसी को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, ये देखो इधर, ये रहा चेक फ्लडिंग। हमने क्या किया, जो हमारी टोटल फील्ड थी उसको छोटे छोटे जिसके बोलते हैं चेक एरियाज में डिवाइड कर दिया। अब आपका जो पानी लगेगा आपका वो इसी एरिया में लगेगा, समझ रहे हो, वो इसी एरिया में लगेगा। अब जैसे यहाँ पे जो लेवी होगी आपकी, लेट सपोज इसी को मैं अगर कंटिन्यू करूँ आगे, ये और यहाँ पे क्या करोगे आप, ये छोड़ दिया इधर। ठीक है, तो यहाँ से आपका अब आ गया वाटर। ठीक है, तो एक फील्ड हमारी बन गई, ये एक फील्ड बन गई, ये। ठीक है, तो दिस इज योर चेक फ्लडिंग, ठीक है। चलो नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट मेथड इज सिक्स्थ इज स्प्रिंकलर इरिगेशन। स्प्रिंकलर, यार किसका माइक है, बड़ी डिस्टर्बेंस आ रही है, प्लीज माइक ऑफ कर दो। ठीक है, नेक्स्ट इज स्प्रिंकलर इरिगेशन। ठीक है, अब स्प्रिंकलर इरिगेशन में क्या करते हैं बेसिकली, अगर आपने पढ़ा होगा तो स्प्रिंकलर इरिगेशन में करते हैं बेसिकली एक नेटवर्क ऑफ पाइप्स एंड जेट्स वगैरह हम करते हैं। ठीक है ना, तो अब फील्ड में बिल्कुल ऐसे वाइल्डली पानी छोड़ने के बजाय हम क्या करते हैं, हम पानी स्प्रिंकल करते हैं। पानी स्प्रिंकल करते हैं। ठीक है ना, पाइप्स में हम उसमें बेसिकली करते हैं क्या, हम पूरे फील्ड में एक नेटवर्क ऑफ पाइप्स बिछा देते हैं और क्या करते हैं, छोटे छोटे जेट्स नोजल्स हम लगा देते हैं आपकी फील्ड में। ठीक है ना, तो अब जो फील्ड में जो वाटर आता है वो नोजल्स के थ्रू क्या होता है, आपका स्प्रिंकल होता है। स्प्रिंकल मतलब जैसे होली में आप पिचकारी चलाते हो ना, बस वैसे ही समझ लो, आपका पानी क्या हो रहा है, अब आपका स्प्रिंकल हो रहा है किसके ऊपर, आपके क्रॉप्स के ऊपर स्प्रिंकल हो रहा है, आपके क्रॉप्स के ऊपर। तो इसका मतलब जैसे आपने वाइल्डली हम पहले पानी छोड़ रहे थे, फ्री रनिंग कर रहे थे, अब उसकी जरूरत नहीं है। मतलब आपका जो पानी यूज होगा, ध्यान रखना, जो आपका वाटर यूज हो रहा है वो कम हो रहा है। ठीक है, वाटर जो यूज हो रहा है आपका कम हो रहा है, दैट मीन्स आपकी जो वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी है, ठीक है ना, दैट मीन्स जो वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी है वो बहुत हाई हो जाएगी। ठीक है ना, तो वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी
is very high, is very high। ठीक है ना, जो वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी है वो बड़ी ज्यादा है, क्योंकि हम वाटर ही कम यूज कर रहे हैं, हम वाटर ही कम यूज कर रहे हैं। ठीक है ना, क्लियर है चीज? ठीक है, अब मुझे ये बताओ इसमें अब इसके डिसएडवांटेज क्या होंगे स्प्रिंकलर इरिगेशन के? एडवांटेज तो हमने देख लिया कि वाटर एप्लीकेशन ऑपरेशन एफिशिएंसी बड़ी लॉसेस हाई होंगे, है, ठीक लॉसेस है ना। बहुत ज्यादा होंगे सर। ऑपरेशन इनिशियल लॉसेस। कॉस्ट, इनिशियल हाँ कॉस्ट। लॉस, हाँ देखो सबसे पहले जो है इंस्टॉलेशन एंड ऑपरेशनल कॉस्ट। ठीक है, इसको लगाने के लिए भी और ऑपरेट करने के लिए भी आपको टेक्निकल पर्सन चाहिए। ठीक है ना, इंस्टॉलेशन एंड ऑपरेशनल कॉस्ट इज हाई, ऑपरेशनल कॉस्ट इज हाई। ठीक है ना, ये नॉर्मली लेमैन नहीं यूज कर सकते। ठीक है, इसमें आपको नेटवर्क ऑफ पाइप्स, पंप्स, जेट्स, नोजल्स सब बिछाना पड़ता है। ठीक है ना, तो दैट मीन इंस्टॉलेशन एंड ऑपरेशनल कॉस्ट इज हाई। उसके बाद मेंटेनेंस क्या बोल रहे, इवेपोरेशन लॉसेस हाई। मेंटेनेंस भी ठीक है, ज्यादा होता है। इवेपोरेशन लॉसेस है इसके अंदर। हाँ वो ऑपरेशनल में आ जाएगा मेंटेनेंस ना। ठीक है, इवेपोरेशन लॉसेस आगे, और इसको आप जनरली जहां पे विंड्स बड़ी तेज चलती हैं, विंडी एरिया में यूज नहीं कर सकते। क्यों? बेसिकली आप तो नोजल के थ्रू जेट ऑफ वाटर यूज कर रहे हो, राइट? टारगेट कहीं पे किया, हवा चली, जेट उड़ के आपका पानी उड़ के दूसरी साइड चला गया। ठीक है ना, क्लियर है चीज? ठीक है, तो Yes, sir. टारगेट एरिया को हिट करने के लिए वहां पे हवा नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, कैनॉट बी यूज्ड इन विंडी एरियाज। ठीक है, cannot be used in windy area। ठीक है ना, क्योंकि आपका जो जेट है, नोजल है, वो आपका टारगेट एरिया को हिट नहीं कर पाएगा इन विंडी। सर क्वालिटी ऑफ वाटर भी इसमें अच्छी चाहिए। या क्वालिटी ऑफ वाटर यार हर जगह ही अच्छी चाहिए। सर सपोज ठीक है ना, क्योंकि आपके हम आगे अगर पढ़ेंगे इसमें हम अभी। सर क्योंकि अगर इसमें कुछ सॉल्वेंट्स होंगे तो वो शार्प Dis- नोजल्स को ब्लॉक कर सकते हैं ना, वो ब्लॉक कर देंगे। हाँ, वो जेट्स को, आपके नोजल को ब्लॉक कर देंगे। वो ठीक है ना, क्वालिटी ऑफ सप्लाई जो भी आपके अच्छी है। अगर हम इसके अंदर आपके कोई सॉल्ट, हाँ वाटर आपका क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अगर उसमें सेडिमेंट्स हैं तो आपके वो नोजल को क्या कर सकते हैं, ब्लॉक कर सकते हैं। ठीक है, सर नेक्स्ट हाई आ गया वाटर क्वालिटी फिर इसमें ड्रिप मेंशन नहीं इरिगेशन। कर सकते। नेक्स्ट आ गया आपका लिख दे भाई, लिख दे। वाटर क्वालिटी। हम आगे पढ़ेंगे इसके बाद हम पढ़ेंगे आपका वाटर Okay, स्प्रिंकलर क्वालिटी। इरिगेशन की कोई डायग्राम नहीं है नेक्स्ट किसमें? सर? इसके सर स्प्रिंकलर फुहारे देखे तूने? फुहारे बना लेना। तो बना के भेज देना। यार डायग्राम तो है बेसिकली। इसका नेट से आप डाउनलोड कर लेना। ये ऐसे नेटवर्क ऑफ पाइप्स होगा, और इसमें हर एक पे ऊपर आपके क्या नोजल लगे होते हैं इधर। जैसे तो स्पोर्ट्स ये फील्ड ऐसे वगैरह में नोजल होता है। लगे होते हैं आपके, तो ये हाँ स्पोर्ट्स वो जेट चलता है ना, वो पानी निकलता है आपका। यस सर, कभी ग्राउंड्स वगैरह में देखा हो, ग्रास क्रिकेट मेंटेन मैच स्टार्ट होने ग्रीनरी से के पहले लिए। कभी वो बीच में दिखाते हैं वो। हाँ यस सर। ठीक है ना, तो वो होता है। तो इसके डायग्राम की यार इतनी जरूरत नहीं है आपको। ठीक है ना, इसके सिर्फ पता होना चाहिए है क्या। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका ड्रिप इरिगेशन। ड्रिप इरिगेशन सबने पढ़ा होगा, ड्रिप इरिगेशन क्या होता है। अब ड्रिप इरिगेशन में हम क्या करते हैं, आपके लॉसेस को हम बिल्कुल ही मिनिमाइज कर देते हैं। आपके लॉसेस को बिल्कुल ही मिनिमाइज करते हैं। अब क्या करते हैं, डायरेक्टली नोजल्स हम कहाँ लगाते हैं, आपकी रूट जोन में। रूट्स से प्लांट्स की सीधे डायरेक्टली कहाँ लगाते हैं, रूट जोन में। मतलब एक्सपोज्ड एरिया तो इसमें क्या हो गया, जीरो हो गया आपका। जीरो। समझ रहे हो? अब हमारा Yes, ना sir. तो आपके इवेपोरेशन लॉसेस खत्म, क्योंकि आपका एक्सपोज्ड वाटर है ही नहीं। आप क्या करो, डायरेक्टली जो वाटर थ्रू नोजल्स आप वाटर कहाँ अप्लाई कर रहे हो, डायरेक्टली प्लांट्स की रूट जोन में। तो दैट मींस आपके लॉसेस जो है दे हैव बीन रिड्यूस्ड टू मिनिमम वैल्यू। मिनिमम। ठीक है ना, तो दैट मींस आपकी मैक्सिमम वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी मिलेगी यहाँ पे। मैक्सिमम वाटर एप्लीकेशन
application efficiency, maximum water application efficiency, minimum losses, लॉसेस मिनिमम कैसे होंगे? क्योंकि आपका एक्सपोज्ड एरिया तो है ही नहीं कुछ, आपका पानी डायरेक्टली पाइप्स के थ्रू आ रहा है और डायरेक्टली कहाँ पे आ रहा है? अंडरग्राउंड, नीचे आपके सीधे कहाँ पे? रूट जोन में, रोड ठीक है जोन। ना? तो द मैक्सिमम वाटर एप्लीकेशन यानी मिनिमम लॉसेस मतलब आपका दिस मेथड इज द मोस्ट एफिशिएंट मेथड। जितने भी हमने मेथड पढ़े, जो सबसे एफिशिएंट मेथड है वो कौन सा? आपका ड्रिप इरिगेशन। क्यों? बिकॉज water is directly provided to रोड जोन। रोड जोन। water is exactly water is directly provided is directly provided to root zone, ठीक है ना? तो एक्सपोज्ड एरिया कुछ रहा ही नहीं हमारा, तो लॉसेस कहां से होंगे? और डिसएडवांटेज क्या होगा इसका, जो हमने किसमें पढ़ा? स्प्रिंकलर में। ऑपरेशनल कॉस्ट एंड इंस्टॉलेशन कॉस्ट इज हाई, हाई। ठीक है ना? तो इनिशियल कॉस्ट एंड operational cost is high, ठीक है? ये आगे के आपके डिसएडवांटेज किसके? ड्रिप इरिगेशन के, ठीक है? क्लियर है चीज? क्लियर है चीज सबको? ये कौन कौन से मेथड हमने पढ़े, कौन से सबसे ज्यादा एफिशिएंट है, ठीक है? किसमें लॉसेस ज्यादा है, किसमें लॉसेस कम है, ठीक है? नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट टॉपिक इज क्वालिटी ऑफ इरिगेशन वाटर। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट इज क्वालिटी ऑफ इरिगेशन वाटर। क्वालिटी ऑफ इरिगेशन वाटर, ठीक तो ये है? नेक्स्ट तो टॉपिक है। सबसे इंपॉर्टेंट नेक्स्ट टॉपिक क्वालिटी ऑफ इरिगेशन वाटर, ठीक है? नेक्स्ट बात करते हैं क्वालिटी ऑफ इरिगेशन वाटर की, ठीक है? तो सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर इरिगेशन वाटर में क्या होना चाहिए, तो बता सकते हैं मेरे को? क्या होना चाहिए? कंसंट्रेशन ऑफ हमने सॉल्ट। अभी पहले ही पढ़ा। पानी साफ होनी चाहिए। हाँ देखो, सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन, हाँ देखो सब अभी हमने पीछे पढ़ा। आपकी जो सेडिमेंट्स हैं आपके, ठीक है ना? सबसे पहले हम बात करते हैं सेडिमेंट्स की। सबसे पहले हम बात करते हैं सेडिमेंट्स इन वाटर। अब सेडिमेंट्स कैसे हार्मफुल है हमारी सॉइल के लिए, तो बता सकते हैं मेरे को? सेडिमेंट्स कैसे हार्मफुल है? आपने आपने अपनी फील्ड में लेट सपोज इरिगेशन वाटर अप्लाई किया जिसमें सेडिमेंट कॉन्सेंट्रेशन हाई थी, बड़ी, जिसमें सेडिमेंट कॉन्सेंट्रेशन आपकी हाई थी। अब वो आपकी फील्ड को नुकसान कैसे पहुंचाएगा, ये सोचो जरा। इसको इस तरीके से सोचो, बंद कर देगा। पोर्स को ब्लॉक कर देगा। एग्जैक्टली पोर्स आपके क्या कर देंगे? सॉइल के ब्लॉक हो जाएंगे, जिसके कारण क्या होगा? आपका वाटर की, सॉइल की क्या परमेबिलिटी कम हो जाएगी। परमेबिलिटी कम हो गई तो वाटर आपका नीचे इनफिल्ट्रेट नहीं करेगा। जब वो नीचे नहीं गया तो आपकी सॉइल में क्या हो जाएगी? वाटर लॉगिंग हो जाएगी। पानी आपका नीचे नहीं जाएगा तो वाटर लॉगिंग हो जाएगी, ठीक है ना? तो सेडिमेंट इन वाटर क्या कर रहा है आपको? इससे नुकसान कैसे हो रहा है? ये आ गया आपका बेसिकली क्लॉगिंग of pores in soil,
ठीक है, क्लॉगिंग ऑफ पोर्स इन सॉइल, इससे क्या होगा, आपके सॉइल की फर्टिलिटी कम हो जाएगी। फर्टिलिटी कम कैसे होगी आपका, बेसिकली वहां पे वाटर लॉगिंग कंडीशन हो जाएगी। क्लॉगिंग ऑफ पोर्स इन सॉइल, जिससे क्या होगा, फर्टिलिटी of soil is reduced, fertility of soil is reduced। ठीक है, ये तो आ गया सेडिमेंट्स का आपका सेडिमेंट। सेकंड आता है जो सेकंड इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, दैट इज सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन। दैट इज सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन, कि सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है। ठीक है ना, सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है। ठीक है, और जनरली सॉल्ट्स कौन से प्रेजेंट होते हैं, सॉल्ट्स ऑफ सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम। ठीक है, जनरली ये सॉल्ट्स हैं, दीज आर वेरी हार्मफुल फॉर योर सॉइल। ठीक है, सॉल्ट्स ऑफ सोडियम, पोटेशियम एंड कैल्शियम। ठीक है ना, कह रहा है if salt concentration, if salt concentration is greater than 700 ppm, ppm समझते हैं सारे, ppm समझते हैं सारे, क्या होता है ppm, पार्ट्स पर मिलियन। ppm, parts per million, एग्जैक्टली। ठीक है, इसको हम मिलीग्राम पर लीटर भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, चाहे ppm लिखा हो चाहे मिलीग्राम पर लीटर लिखा हो, एक ही चीज है। ठीक है ना, चाहे पार्ट्स पर मिलियन ppm लिखा हो, 700 मिलीग्राम पर लीटर या 700 ppm, एक ही चीज है। ठीक है ना, कह रहा है इफ सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन इज ग्रेटर देन 700 मिलीग्राम पर लीटर, then this irrigation water can be used only for certain selected crops, कुछ क्रॉप्स होते हैं आपके जो सॉल्ट रेजिस्टेंट क्रॉप्स होते हैं, ज्वार, बाजरा वगैरह, तो उनके लिए आप यूज कर सकते हो ये वाला वाटर, कैन बी यूज्ड फॉर ओनली सर्टेन सिलेक्टेड क्रॉप्स। ठीक है, अगर आपकी सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन इरिगेशन वाटर में 700 ppm से ज्यादा है, तो आप इस वाटर को सिर्फ और सिर्फ कुछ सिलेक्टेड क्रॉप्स के लिए यूज कर सकते हो। और अगर आपकी सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन, ये सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन if it exceeds 2000 ppm या 2000, cannot be used, ऊपर ppm लिखा है तो नीचे हम लिखेंगे मिलीग्राम पर लीटर, मिलीग्राम, ताकि कंफ्यूजन ना हो, चाहे ppm लिखो। तो ये वाटर cannot be used for irrigation, cannot be used for irrigation, cannot be used for irrigation। ठीक है, ये आ गया आपका सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन। अब सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन निकालोगे कैसे, अब कैसे चेक करोगे सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन वाटर के अंदर, तो वो किससे? टेस्ट ही करता TDL वाला, नहीं TDS वो तो वाला नहीं, वो formula होता है तो ना। डिसॉल्व्ड सॉलिड आ गया ना आप। SAR, हाँ, एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला नहीं हमने पढ़ना, वो SAR अलग है, वो सोडियम कॉन्सेंट्रेशन है, वो बाद में पढ़ेंगे। इसका वैसे एक फॉर्मूला भी है, लेकिन हम फॉर्मूले से नहीं पढ़ेंगे, हम इसको हम निकालेंगे। बेसिकली सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन है, मतलब इसके अंदर अब क्या हो गया, इसका मतलब वाटर के अंदर क्या हो गया, आपके वाटर के अंदर आयंस हैं, yes sir, आपके वाटर के अंदर आयंस हैं, राइट, पॉजिटिव कैटायन और एनायन। इसका मतलब अगर आपका वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है, राइट, अगर हम क्या करेंगे, अगर वाटर आपका इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है, तो दैट मींस उसके अंदर क्या आपके आयंस हैं, दैट मींस उसके अंदर क्या आपके सॉल्ट्स हैं। ठीक है ना, अब डिस्टिल्ड वाटर के बारे, हाँ ठीक है, तो इसका मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट निकालने के लिए अगर आपको
concentration of salt निकालनी है, concentration of salt निकालनी है, तो that means आपको क्या चेक करनी पड़ेगी? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, कनेक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। क्या यूनिट्स होते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ठीक है, तो अगर हमें सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन चेक करनी है, हम क्या करेंगे? आपके इरिगेशन वाटर की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी चेक करेंगे, जिसके यूनिट्स होते हैं आपके माइक्रो मोह MHO पर सेंटीमीटर। माइक्रो मोह मतलब ओम का इनवर्स, माइक्रो मोह पर सेंटीमीटर। ठीक है, ध्यान रखना ये दीपक कलाल वाला मोह नहीं है, ये ओम का इनवर्स मोह है। ठीक है, तो ये आ गया आपका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, माइक्रो मोह पर सेंटीमीटर। ठीक है, तो इससे हम क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे? ठीक है, ध्यान रखना क्लासिफिकेशन के ऊपर क्वेश्चन आता है, तो ध्यान रखना इसकी क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो लेट्स सपोज ये आ गई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड दिस इज योर टाइप ऑफ इरिगेशन वाटर। ठीक है, तो इफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज लेस देन 250 माइक्रोमोह पर सेंटीमीटर, ठीक है, 250 माइक्रोमोह पर सेंटीमीटर, तो ऐसी इरिगेशन वाटर को हम क्लासिफाई करते हैं एज C1 लो सैलिन वाटर। ठीक है, इसे हम बोलते हैं C1 मतलब लो सैलाइन वाटर। ठीक है, दिस इज लो सैलाइन वाटर, LO लो सैलिनिटी SLINI लो सैलिनिटी वाटर। ठीक है, सेकंड आता है अगर आपकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी 250 और 750 के बीच में है, मतलब मोर देन 250 बट लेस देन 750, इसको हम टाइप देते हैं इसको C2। दिस इज C2। दिस इज मीडियम सैलिनिटी वाटर, मीडियम सैलिनिटी वाटर। ठीक है, थर्ड आ गया अगर आपकी इलेक्ट्रिसिटी 750 से लेके 2250 के बीच में है, 2250 के बीच में है, तो ये आ गया आपका C3 टाइप। इट इज हाई सैलिनिटी वाटर, और अगर आपकी सॉल्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी 2250 माइक्रोमोह पर सेंटीमीटर से ज्यादा है, ये आगे टाइप C4, दैट इज वेरी हाई सैलिनिटी वाटर। ठीक है, वेरी हाई, ठीक है, वेरी हाई
सैलिनिटी वाटर, ठीक है, वेरी हाई सैलिनिटी वाटर। तो क्लासिफिकेशन कैसे आ गई, हम सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन को क्लासिफाई करते हैं एज पर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। चार क्लासिफिकेशन आ गई, C1 C2 C3 C4, जिसमें से हम C4 को तो बिल्कुल भी यूज नहीं कर सकते, C4 को तो बिल्कुल भी यूज नहीं कर सकते। और अगर आपने देखो C1 तो ऑब्वियसली बात है आराम से यूज कर सकते हो, और अगर आपने C2 या C3 को यूज करना है तो ध्यान रखना, अगर आपने C2 या C3 को यूज करना है तो इसमें पहले C2 और C3 में आपको, अगर आपने C2 या C3 को यूज करना है तो इसमें पहले आपको लीचिंग करनी पड़ेगी, LEACHING, ठीक है। इसमें पहले क्या करनी पड़ेगी, लीचिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। अब लीचिंग क्या होती है वो आगे देखते हैं, ठीक है। तो इसमें भी ध्यान रखना, C2 में जो अगर आपने C2 यूज करना है, C2 अगर आपने C2 इरिगेशन वाटर यूज करना है, C2 टाइप, तो इसमें जो लीचिंग है इट इज डिजायरेबल मतलब कर लेनी चाहिए, ठीक है ना। तो लीचिंग इज LECHIN, लीचिंग इज डिजायरेबल मतलब कर लेनी चाहिए, ऐसा कंपल्शन नहीं है, ध्यान रखना। C2 वाटर में इट इज नॉट कंपल्सरी की लीचिंग करनी ही करनी है, बट इट इज डिजायरेबल कि कर लेनी चाहिए आपको अगर आपने C2 वाटर यूज करना है। नेक्स्ट टाइप आता है आपका C3। इसमें आपकी जो लीचिंग है, लीचिंग इज मस्ट, ध्यान रखना। जो आपका C3 वाटर है उसको बिना लीचिंग किए आप यूज नहीं कर सकते। तो दैट मीन्स फॉर C3 टाइप वाटर आपका C3 के लिए लीचिंग क्या है, मस्ट है, ठीक है। तो ध्यान रखना, फॉर C2 इट इज डिजायरेबल, फॉर C3 इट इज मस्ट, ठीक है। क्लियर है, ये आ गया आपका सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। लीचिंग अभी अब नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे आपका, जो हम रेक्लेमेशन ऑफ सलाइन एंड अल्कलाइन सॉइल उसमें पढ़ेंगे। सर C2 बताना, बोलो C2 वाला बताना सर। C2 आ गया इसमें लीच, हाँ देखो C2 जो वाटर है जिसमें आपकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कितनी है, 250 से 750 माइक्रोमो पर सेंटीमीटर। वो कहता है कि अगर आपको ये वाला वाटर यूज करना है, C2 टाइप वाटर यूज करना है, तो आपको लीचिंग जो है कर लेनी चाहिए। C2 क्या बोलता है, इज डिजायरेबल, ठीक है। नहीं करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब आप ऑब्वियसली बात है आपकी थोड़ी क्रॉप प्रोडक्शन कम हो सकती है, बट ऐसा नहीं है कि आप ये बिल्कुल भी यूज नहीं कर सकते हो, आप इसको यूज कर सकते हो, C2 टाइप को यूज कर सकते हो। बट अगर आपने C3 यूज करना है उसमें तो लीचिंग करनी ही करनी है, बिना लीचिंग किए आप C3 टाइप वाटर यूज नहीं कर सकते। C2 को आप फिर यूज कर सकते हो बिना लीचिंग किए, लेकिन C3 को बिना लीचिंग किए यूज नहीं कर सकते। तभी बोलता है फॉर C2 लीचिंग इज डिजायरेबल एंड फॉर C3 लीचिंग इज मस्ट, ठीक है। क्लियर है। तो हमने दो पैरामीटर पढ़ लिया आपके, एक पढ़ लिया सेडिमेंट कॉन्सेंट्रेशन, दूसरा पढ़ा हमने सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन। तीसरा आता है, थर्ड इज सोडियम कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। थर्ड इज सोडियम कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है। अब सोडियम को हम अलग से क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि सोडियम आपका इसके अंदर, पानी के अंदर बड़े हार्मफुल एल्कलीज और सॉल्ट्स बनाता है, ठीक है ना। तो इसलिए हम सोडियम को अलग पढ़ेंगे। थर्ड इज सोडियम कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। तो ध्यान रखना सोडियम कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। तो सोडियम कॉन्सेंट्रेशन निकालने के लिए सोडियम कॉन्सेंट्रेशन निकालने के लिए हम एक पैरामीटर निकालते हैं जिसे हम बोलते हैं सोडियम अब्जॉर्प्शन रेशियो। सोडियम एब्जॉर्प्शन
रेशियो। सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो जिसको हम सिर्फ नोट करते हैं SAR से, सार वैल्यू बोलते हैं, सार वैल्यू, सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो जिसे हम बोलते हैं सार वैल्यू। इट इज इक्वल टू concentration of sodium Na पॉजिटिव, ठीक है, concentration of sodium upon square root of average of concentration of calcium, and magnesium, Ca2 positive Mg2 positive divided by 2, ठीक है ना, एवरेज कॉन्सेंट्रेशन बोला ना, तो दैट मींस डिवाइडेड बाय 2, ठीक है ना। तो SAR इज नथिंग बट रेशियो ऑफ सोडियम कॉन्सेंट्रेशन टू द स्क्वायर रूट ऑफ एवरेज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, तो ध्यान रखना, ये फॉर्मूला ध्यान से रखना। न्यूमेरिकल इसके ऊपर जनरली क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, इसके ऊपर कैलकुलेशन जनरली वैल्यू रिलेशन आ जाता है, ठीक है, तो ध्यान रखना, ठीक है। तो एज पर द वैल्यू ऑफ सार आपकी क्या है, आपकी सॉइल की क्लासिफिकेशन है, जैसे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी पे देखी वैसी हमारी वैल्यू ऑफ सार के हिसाब से भी, आपकी टाइप ऑफ सॉइल आती है, सबसे पहले आता है आपका, अगर सार की वैल्यू 0 से 10 के बीच में है, टाइप इज S1, लो सोडियम सॉइल, अगर सार वैल्यू आपकी 0 से 10 के बीच में है तो दैट मीन्स इट इज लो सोडियम सॉइल। अगर आपकी सार वैल्यू 10 से 18 के बीच में है, अगर सार वैल्यू 10 से 18 के बीच में है, टाइप इज S2, यह आ गई आपकी मीडियम सोडियम सॉइल। अगर कॉन्सेंट्रेशन 18 से 26 के बीच में है, if this concentration is between, SAR value is between 18 to 26, type is S3, that is high sodium soil, and if SAR is greater than 26, then type is S4, that is very high sodium soil, ठीक है, वेरी हाई सोडियम सॉइल। तो वेरी हाई सोडियम सॉइल को तो आप यूज कर नहीं सकते, नहीं कर सकते, ठीक है, सॉइल नहीं, सॉरी, वेरी हाई सोडियम, हाँ वाटर, ये सॉइल नहीं है, ध्यान रखना, हम वाटर की बात करें, मैंने हर एक में सॉइल बोल रहा हूँ, दिस इज लो सोडियम वाटर, ठीक है। तो S4 को तो हम यूज नहीं कर सकते, अगर S2 या S3 को यूज करना है तो आपको क्या करनी पड़ेगी, लीचिंग करनी पड़ेगी, पहले इन सॉल्ट्स को रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले क्या करनी पड़ेगी, आपको लीचिंग करनी पड़ेगी। तो इसमें भी ध्यान रखना, S2 के लिए लीचिंग डिजायरेबल है और S3 के लिए क्या है, मस्ट है, ठीक है। तो इसमें भी ध्यान रखना फॉर S2 टाइप वाटर, लीचिंग जो है डिजायरेबल है, लीचिंग इज डिजायरेबल, एंड फॉर S3 लीचिंग इज मस्ट, ठीक है, लीचिंग इज मस्ट। तो ध्यान रखना, इस पे आपके क्वेश्चंस आते हैं आपके इसके ऊपर, सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो के ऊपर, ठीक है। तो डायरेक्टली आपको SAR वैल्यू निकालने को भी बोल सकता है, और उसके अलावा आपको
वैल्यू नहीं पूछेगा, कैलकुलेट तो वैल्यू करनी पड़ेगी, लेकिन आपको वो क्लासिफिकेशन करने के लिए बोलता है, क्लासिफाई द सॉइल, ठीक है ना। SAR के वैल्यू के हिसाब से, SAR की वैल्यू के हिसाब से आपको क्या बोलेगा, इस सॉइल को क्या करो, क्लासिफाई भी करो, इस सॉइल को क्लासिफाई भी करो। तो ध्यान रखना, क्लासिफिकेशन पढ़ना, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको जो क्वेश्चन आएगा वो क्लासिफिकेशन पे भी आ सकता है, ठीक है ना। तो वैल्यूज याद होंगी क्लासिफिकेशन के, तभी आप बता पाओगे कौन सी टाइप ऑफ सॉइल है, कौन सी टाइप ऑफ वाटर है, ठीक है। एक क्वेश्चन करेंगे इसका, क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन है, क्लासिफाई द सॉइल, classify the soil, classify the soil if the concentration of magnesium comma calcium, classify the soil if the concentration of magnesium comma calcium and sodium is 1.5 comma 1.5 comma 3 1.5 comma 3 and 2.2 milli equivalent per liter, milli equivalent per liter, and electrical conductivity is 200 micromole per centimeter, and electrical conductivity is 200 micromole per centimeter at 25 degrees Celsius, and 25 degree Celsius, ठीक है। ऑप्शन लिखो, ऑप्शन ए S1C1, ऑप्शन ए S1C1, ऑप्शन 2 S1C2, ऑप्शन बी S1C2, ऑप्शन सी S2C2, ऑप्शन सी S2C2, या ऑप्शन डी S1C3, या ऑप्शन डी S1C3। सर आपने क्या बोला था, कंडक्टिविटी एक बार क्वेश्चन 200 रिपीट माइक्रो। करना। पहला बार सर, एक मिनट, क्या 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 बोल रहे हैं? पहला पार्ट S1C1, दूसरा आ गया S1C2, ठीक है। ऑप्शन सी आ गया S2C2, और आपका ऑप्शन डी S1C3। सर ए पार्ट। हमें क्या करना है, क्लासिफाई करना है, ए पार्ट आंसर है क्लासिफाई दिस। हाँ, एक बार क्वेश्चन रिपीट करना। classify the soil if the concentration of magnesium comma calcium and sodium is 1.5 comma 3 and 2.2 milli equivalent per liter, and the electrical conductivity is 200 micromole per centimeter, at 25 degree Celsius, ठीक है। उसके बाद ऑप्शन तो सुन ही लिए होंगे आपने। ए पार्ट आंसर है। ठीक है, आपका सबसे पहले देख लो, आपका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कितनी बताई है, 200 मतलब इट इज लेस देन 250, तो C1 टाइप, ठीक है। तो ये C1 आ गया, तो C1 देखो कौन से ऑप्शन में है, ठीक है। अगर तो एक ही ऑप्शन है C1 वाला, तो आपका क्वेश्चन यही सॉल्व हो गया। अगर C1 के अलावा S1 भी मतलब S भी निकालने की जरूरत है, तो SAR निकालो, ठीक है। SAR क्या आ जाएगा आपका,
SAR इज इक्वल टू 1. SAR इज इक्वल टू सोडियम कॉन्सेंट्रेशन कितनी है 2.2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ कैल्शियम और मैग्नीशियम कितना 3 प्लस 1.5 बाय 2 वो कितना आ जाएगा आपका 3 प्लस 1 4.5 डिवाइडेड बाय 4.5 डिवाइडेड बाय 2.25 ये 225 आ गया है ना 225 आ गया 15 का स्क्वायर रूट आपका तो ये आ जाएगा 1.5 तो 2.2 डिवाइडेड बाय 1.5 मतलब 1 पॉइंट समथिंग आएगा 1 पॉइंट समथिंग आएगा तो वो 0 से 10 की रेंज में है 0 से 10 की रेंज में है तो टाइप कौन सी आ गई S1 ठीक है तो हमारी आंसर आ गया S1C1 ठीक है मतलब ए पार्ट आंसर ठीक है क्लियर ये चीज तो ध्यान रखना क्वेश्चन आपको डायरेक्टली सीधे SAR पूछने SAR निकालने के लिए नहीं आ सकता क्वेश्चन आपको क्लासिफिकेशन पे भी आ सकता है तो इस चीज का ध्यान रखना ये क्लासिफिकेशन जो वैल्यूज है इनको जरूर ध्यान में रखना ठीक है हो सकता है क्वेश्चन जो आया आपको क्लासिफाई करने के लिए आए ठीक है ऐसे नॉर्मली कैलकुलेट फॉर्मूला तो याद होगा नॉर्मली तो कैलकुलेट कर लोगे लेकिन दिक्कत कहाँ आती है कई बार अगर आपको क्लासिफिकेशन याद ना हो ठीक है तो क्लासिफिकेशन को ध्यान से याद रखना क्लासिफिकेशन को जरूर पढ़ लेना ठीक है क्लियर है चीज ठीक है चलो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक दैट इज वाटर लॉगिंग नेक्स्ट इज वाटर लॉगिंग नेक्स्ट टॉपिक इज वाटर लॉगिंग ठीक है वाटर लॉगिंग ठीक है चलो सबसे पहले वाटर लॉगिंग का मतलब क्या है व्हाट इज वाटर लॉगिंग क्या होता है वाटर लॉगिंग होता क्या है व्हाट इज वाटर लॉगिंग बता सकते हैं मेरे को पानी के रुक जाना एक दिन इकट्ठा हो जाना ठीक है मतलब पानी की कंसंट्रेशन पानी आपका फील्ड में इतना ज्यादा हो जाता है कि वहां पे आपका इरिगेशन करना पॉसिबल नहीं हो पाता मतलब अगर आपका फील्ड में वाटर का लेवल मतलब अब आपका हो सकता है वाटर टेबल राइज कर जाए ठीक है ना देखो वाटर लॉगिंग का मतलब ये नहीं है कि फील्ड के अंदर पानी भर गया है वाटर लॉगिंग का मतलब ये है कि आपकी जो प्लांट की जो रूट जोन है ठीक है ध्यान रखना प्लांट की जो रूट जोन है उसके अंदर पानी भर गया है हो सकता है ऊपर से पानी ना दिखे अब जनरली जो रूट जोन होती है प्लांट्स की इट इज 1.5 मीटर बिलो योर ग्राउंड लेवल 1 से 1.5 मीटर नीचे होती है आपकी ग्राउंड लेवल से जो रूट जोन होती है अगर आपका जो रूट जोन है इफ इट इज फिल्ड विद वाटर अगर वो पानी से भर गया है दैट मीन्स योर सॉइल इज वाटरलॉग्ड ठीक है क्लियर है चीज अब रूट जोन अगर आपका पानी से भर गया दैट मीन्स अब आप प्लांट को क्या मिल रही है जो रूट्स को अब एयर नहीं मिल रही अब अगर उसको एयर नहीं मिल रही है तो उसकी प्रोडक्टिविटी क्या हो जाएगी कम हो जाएगी उसकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी तो ध्यान रखना वाटर लॉगिंग का मतलब ये नहीं है कि आपकी पूरी फील्ड के ऊपर पानी मतलब ऊपर तक पानी दिखाई दे रहा है आपको ठीक है इसका मतलब ये नहीं हाँ अगर वैसे भी हो तो दैट इज ऑल्सो वाटर लॉगिंग अगर वैसा हो दैट इज ऑल्सो वाटर लॉगिंग बट जो वाटर लॉगिंग का जो एक्चुअल मीनिंग है दैट इज रूट जोन ऑफ plants become flooded with water क्यों due to rise in water table और ड्यू टू फ्लडिंग ठीक है ना कोई भी रीजन हो सकता है आपकी फ्लडिंग होगी फ्लडिंग किस कारण हुई बहुत ज्यादा बारिश हुई उसके कारण फ्लड आ गया केनाल में पानी ज्यादा आ गया उसके कारण फ्लड आ गया ठीक है ना तो किसी भी कारण अगर आपका रूट जोन ऑफ जो प्लांट है वो अगर पानी से भर जाए तो दैट मीन्स योर सॉइल इज वाटरलॉग्ड ठीक है अब चेक करते हैं इसके पीछे रीजंस क्या क्या हो सकते हैं ठीक है सबसे पहले बात करेंगे हम
reasons for waterlogging, reasons for water logging। क्या क्या रीजन हो सकते हैं? पहले बात करें फर्स्ट रीजन क्या हो सकता है? सर जैसे अभी आपने पहले कहा कि अनकंट्रोल्ड जो वाटर सप्लाई होगी केनाल से। हाँ, अनकंट्रोल्ड वाटर सप्लाई हो जाएगी, ठीक है ना। मतलब अनकंट्रोल्ड वाटर सप्लाई मतलब वो होगी क्यों, किसके कारण? मतलब कैनाल में अगर फ्लड आ गया, फ्लड लेट्स से भी हो सपोज सकता आपका है। रिवर में अपना पानी एकदम ज्यादा है, ठीक है ना। तो देखो एक आ गया आपका ड्यू टू फ्लडिंग, सेकंड आ सकता है आपका एक्सेसिव रेनफॉल, रेनफॉल बड़ी ज्यादा होगी, आपकी सॉइल की इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी फुल हो गई, एक्सेसिव रेनफॉल। और क्या रीजन हो सकता है? कैनाल ब्रीच, सीपेज फ्रॉम कैनाल, कैनाल से जो सीपेज है, सीपेज फ्रॉम कैनाल्स। यस सर। सीपेज वाला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सीपेज फ्रॉम कैनाल्स। और इंटेंसिव इरिगेशन, एक ही जगह पे आप बार बार इरिगेशन किए जा रहे हो, इसे हम बोलते हैं इंटेंसिव इरिगेशन। आपकी इरिगेशन हमेशा एक्सटेंसिव होनी चाहिए, ज्यादा एरिया कवर करना चाहिए। लेकिन अगर आप इंटेंसिव इरिगेशन कर रहे हो, इंटेंसिव इरिगेशन मतलब एक ही जगह पे आप बार बार आप क्या कर रहे हो, पानी दे रहे हो, दैट इज इंटेंसिव इरिगेशन। ठीक है, ये हो गया इंटेंसिव इरिगेशन। ठीक है, क्लियर है ये चीज? ये आ गया आपके मेजर रीजंस, क्या आ गया आपके मेजर रीजंस फॉर वाटर लॉगिंग, ये आ गए मेजर रीजंस फॉर वाटर लॉगिंग। ठीक है, अब बात करते हैं कंट्रोल का। नेक्स्ट आता है आपका कंट्रोल ऑफ वाटर लॉगिंग। वाटर लॉगिंग को कंट्रोल कैसे करना है? ठीक है, बताओ कैसे करेंगे? सबसे पहले जैसे इंटेंसिव इरिगेशन था, इसकी जगह हम क्या करेंगे? एक्सटेंसिव इरिगेशन। एक्सटेंसिव इरिगेशन। देखो आप रीजंस पढ़ो, वहीं से आपको कंट्रोल्स भी पता लग जाएंगे। एक्सटेंसिव इरिगेशन। और क्या होगा, कैसे कंट्रोल करोगे? फ्लडिंग नहीं होने देंगे। तो प्रॉपर लाइनिंग ऑफ कैनाल्स। हाँ, लाइनिंग ऑफ क्या कैनाल्स। करेंगे? कैनाल्स क्या? लाइनिंग करेंगे। लाइनिंग ऑफ कैनाल्स, एग्जैक्टली। हाँ, सीपेज हो रही है तो सीपेज को अवॉइड करो, उसके लिए कैसे करेंगे? लाइनिंग ऑफ कैनाल्स, लाइनिंग ऑफ कैनाल्स। ठीक है, और बताओ क्या करोगे? सर प्लांटिंग मोर ट्रीज। एफॉरेस्टेशन। फ्लड कंट्रोल ऑप्शंस रखेंगे इसमें। हाँ, फ्लड कंट्रोल, ठीक है ना। आप क्या करोगे? एफॉरेस्टेशन। एफॉरेस्टेशन से क्या होगा? आपका फ्लड रुकेगा। उसके बाद रिड्यूसिंग द इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन। रिड्यूसिंग द इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन मतलब जो बार बार इरिगेशन कर रहे हो, जैसे आप 2 दिन में एक बार इरिगेशन कर रहे हो, उसकी जगह आप 4 दिन में एक बार ही करोगे। रिड्यूसिंग द इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन। सर अगर हम फील्ड जहाँ पर इसके एंट्री अलावा होती है पानी की, वहां पर अगर कंट्रोल्स लगा दिए जाएं। हाँ 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 कंट्रोल्स लगा दिए, जैसे मान लीजिए फ्लड ज्यादा गया तो कंट्रोल्स लगा लिया, फील्ड में पानी जाएगा नहीं, तो कैनाल्स में पानी आगे चला जाएगा, आगे डिसिपेट हो जाएगा। बेसिकली पता क्या होता है? बेसिकली क्या होता है कि जब आपके कैनाल्स में वाटर एंटर करता है ना, तो हम उसको बेसिकली कंट्रोल नहीं, हम एंट्री कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन जब एक बारी एंटर कर जाए ना, एक बारी एंटर कर जाए, तो फिर आप अगर आप एक फील्ड में पानी को एंटर करने से रोकोगे, वो अगली फील्ड में एंटर कर जाएगा। आपकी वाटर लॉगिंग तो होगी। हमने अपनी वो बेसिकली बन्ना बनाते हैं, वो बेसिकली अगर आपने वहां पे बन्ना लगा के पानी रोक दिया कि भाई मेरी फील्ड में ना एंटर करे, आपकी फील्ड में नहीं करेगा, दूसरे की फील्ड में एंटर कर जाएगा। समझ रहे हो? तो वो तो वाटर लॉगिंग तो होनी है। ठीक है, तो वैसे कंट्रोल नहीं कर सकते हम।
इसके अलावा एक और आता है ऑप्शन आपका, दैट इज हम क्या कर सकते हैं, आपके बायोपंप्स, यूज ऑफ बायोपंप्स। ठीक है, ये बायोपंप्स क्या होते हैं, बेसिकली कुछ ऐसे प्लांट्स हैं, कुछ ऐसे ट्रीज हैं जिनका जो रूट सिस्टम है, जिनका जो रूट्स हैं वो बड़े डीप होते हैं, वो बड़े डीप से पानी निकालते हैं और उनका जो ट्रांसपीरेशन रेट है वो भी ज्यादा होता है। ठीक है ना, तो ऐसे प्लांट्स लगा के, जैसे एग्जांपल आ गई यूकलिप्टस ट्रीज। यूकलिप्टस कौन से होते हैं? सफेदा जो हैं सफेदा यूकलिप्टस ट्रीज। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये वाटर टेबल का लेवल लो करते हैं। क्यों? एक तो ये बड़ा ज्यादा वाटर ट्रांसपायर करते हैं और इनका रूट सिस्टम भी बड़ा डीप होता है, तो ये बड़े डीप से वाटर लेके, और ट्रांसपिरेशन रेट भी इनका बड़ा ज्यादा होता है, तो ये करते हैं आपका वाटर टेबल का जो लेवल है वो नीचे करते हैं। ठीक है ना, जिसके कारण क्या होता है, आपका रूट जोन से पानी क्या होता है, नीचे चला जाता है। ठीक है ना, तो यूकलिप्टस ट्री होता कौन सा है, कभी पता है इसके बारे में? सर नहर के किनारे किनारे होते हैं ना बड़े बड़े। हाँ देखो, सफेदा अशोका ट्री सफेदा देखे ना, अशोका बोलते हैं क्या? सफेदा सॉरी, अशोका नहीं, सफेदा। आपने देखा होगा नहर के साथ साथ हमेशा सफेदे ही लगाए होते हैं। यस अभी ध्यान से देखना है, जो कनाल है हमारा, रणवीर कनाल जो है, इसके साइड साइड में आपने ये सफेदे ही क्यों लगाए, और कोई प्लांटेशन क्यों नहीं करी है? ये बेसिकली सीपेज इसीलिए करते हैं ताकि वहां का जो वाटर टेबल, हाँ, सीपेज को कंट्रोल करने के लिए, वहां का जो वाटर टेबल है वो बड़ा ज्यादा राइज ना कर जाए। तो ऐसे प्लांट्स को हम बोलते हैं बायोपंप्स। ठीक है, ऐसे प्लांट्स को हम बोलते हैं बायोपंप्स। ठीक है, ये आपने कभी देखा भी होगा, नहर के साथ साथ में हमेशा सफेदे ही लगे होते हैं और कोई प्लांट नहीं लगा। जनरली जो मैक्सिमम प्लांटेशन होती है वो सफेदे की ही होती है। ठीक है, क्लियर है चीज? ये आ गया। और इसके अलावा एक जो लास्ट मेथड है, that is by providing underground drainage system, providing underground drainage system। ठीक है, प्रोवाइडिंग अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम, ये पढ़ना है हमने, एक टॉपिक है हमारा अंडरग्राउंड ड्रेनेज, टाइल ड्रेन्स हम जिसे बोलते हैं। ठीक है ना, इनका काम क्या होता है, अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम का काम क्या है, आपका वाटर टेबल का जो लेवल है वो नीचे करना। ठीक है, वाटर टेबल का लेवल नीचे करना है। ठीक है ना, वो सॉइल जिनमें परमेबिलिटी कम है, जिनकी परमेबिलिटी कम है, लो परमिएबल सॉइल्स हैं, उनमें हम क्या प्रोवाइड करते हैं, आपका अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम प्रोवाइड करते हैं, ताकि आपका जो वाटर टेबल है उसका लेवल नीचे हो जाए, मतलब रूट जोन से उसका जो लेवल है वो नीचे हो जाए। ठीक है, क्लियर है चीज? ठीक है, सर तो ये आ गया कंट्रोल ऑफ वाटर लॉगिंग रिपीट करते ना सर, एक्चुअली लाइट बंद हो गई, रीजंस फॉर वाटर लॉगिंग। बंद हो गया। ठीक है, इस सर कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग देख लेना यार अगर बंद हो गया तो। ठीक है, रीजन फॉर वाटर लॉगिंग देखो क्या है, बेसिकली वाटर लॉगिंग का मतलब क्या है, वाटर लॉगिंग का मतलब क्या है आपका, कि हमारा जो फील्ड है उसके अंदर क्या हो गया, वाटर का लेवल इतना ज्यादा हो गया कि आपकी प्रोडक्टिविटी कम हो रही है। अब प्रोडक्टिविटी कम क्यों हो रही है, कि आपका जो प्लांट है, आपकी जो प्लांट की जो रूट जोन है उसको एयर नहीं मिल पा रही। अब प्लांट को वाटर और एयर दोनों चाहिए होती है रूट्स को, आपकी अगर क्या करनी है, उसने प्रोडक्शन करनी है। ठीक है ना, तो वाटर लॉगिंग का मतलब ये नहीं है कि आपकी फील्ड दलदल बन गई है, ऊपर पूरा पानी भर गया। अगर वैसा है दैट इज ऑल्सो वाटर लॉगिंग, बट वाटर लॉगिंग का जो मेन फंडा है, दैट इज जो रूट जोन है आपके प्लांट्स की, आपके जो क्रॉप की जो रूट जोन है उसके अंदर पानी आ गया। पानी आ कैसा रहा है, यहाँ तो फ्लडिंग हो गई, आपका पीछे बारिश इतनी ज्यादा हुई, आपने क्या कर दिया, पीछे से डैम के स्पिलवे खोल दिए, डैम से पानी एंटर किया कहाँ पे, रिवर में। जब रिवर में पानी एंटर करता है तो क्या करते हैं, डाइवर्ट करने के लिए कैनाल्स में डाल देते हैं। जब कैनाल्स में पानी ज्यादा आया तो वो साइड से ओवर उसको साइड क्रॉस करके आपका फील्ड में एंटर कर जाता है, दैट इज फ्लडिंग। अब बारिश ज्यादा होगी तो सॉइल अपनी इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी रीच कर गई। ठीक है, जब वो इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी पूरी होगी, सॉइल के अंदर पानी क्या होगा, वो जमा होना स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट थर्ड आता है सीपेज फ्रॉम कैनाल्स। अब कैनाल्स में साइड में अगर आपने लाइनिंग नहीं करी है, अगर आपके कच्चे कैनाल है, तो उससे क्या होगा, कैनाल से भी वाटर एंटर कर जाएगा आपकी फील्ड में। और फोर्थ पॉइंट है दैट इज इंटेंसिव इरिगेशन। इंटेंसिव इरिगेशन का मतलब क्या है,
एक ही जगह पे बार बार इरिगेशन कर रहे हो, ठीक है ना। जनरली आपकी जो इरिगेशन होनी चाहिए, जैसे हम कंट्रोल में हमने देखा पहला पॉइंट जो देखा, क्या देखा, एक्सटेंसिव इरिगेशन। इरिगेशन हमेशा एक्सटेंसिव होनी चाहिए, मतलब ज्यादा एरिया को कवर करनी चाहिए। लेकिन अगर आप इंटेंसिव इरिगेशन कर रहे हो, एक ही जगह पे अगर आप बार बार अगर आप क्या कर रहे हो, पानी अप्लाई कर रहे हो, तो दैट इज कॉल्ड इंटेंसिव इरिगेशन, ठीक है ना। तो इंटेंसिव की बजाय आपकी इरिगेशन हमेशा क्या होनी चाहिए, एक्सटेंसिव होनी चाहिए। क्लियर है ये चीज, ठीक है। ये आ गया रीजंस फॉर वाटर लॉगिंग, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है, that is reclamation of saline and alkaline soil. Next topic is reclamation of saline and alkaline soil. Reclamation of saline and alkaline soil, ठीक है ना। सलीन सॉइल या एल्कलाइन सॉइल का मतलब क्या, सलाइन सॉइल मतलब जिसमें सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन बड़ी ज्यादा हो गई है, सॉइल में सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो गई है। एल्कलाइन सॉइल मतलब जिसमें एल्कली ज्यादा हो गई, ठीक है ना। अब एल्कलीन सॉइल, अब एल्कलीज आपके दो टाइप के होते हैं, एक हम बोलते हैं व्हाइट एल्कली और दूसरा हम बोलते हैं ब्लैक एल्कली, ठीक है। एक मिनट होल्ड करना। ठीक है। अब हमारे एल्कली बेसिकली दो टाइप के हैं, जिसे हम बोलते हैं व्हाइट एल्कली एंड ब्लैक एल्कली। व्हाइट एल्कली मतलब एल्कली आपके बनेंगे सोडियम से ही, ठीक है ना। आपको बताया था सोडियम को हम अलग क्यों स्टडी करते हैं, क्योंकि ये सॉल्ट के साथ साथ एल्कलीज भी बनाता है, ठीक है ना। तो हमारे पास तीन टाइप के एल्कलीज बनते हैं। एक आता है आपका ये सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट एंड ये आता है सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। तो ये जो ये पहले दो के साथ कॉम्बिनेशन है, सोडियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट, इसे हम बोलते हैं व्हाइट एल्कली, इसे हम बोलते हैं व्हाइट एल्कली। और जो ये तीसरा वाला है सोडियम कार्बोनेट, जो कि ज्यादा हार्मफुल है, इसे हम बोलते हैं ब्लैक एल्कली, इसे हम बोलते हैं ब्लैक एल्कली, ठीक है। अब इसको अगर किसी सॉइल में एल्कलाइन, जो कोई सॉइल अगर एल्कलाइन हो गई है, सेलाइन हो गई है, उसको रिक्लेम करने का, जो प्रोसेस है, उसके जो रिक्लेम करने का प्रोसेस, उसे हम बोलते हैं लीचिंग, ठीक है। पीछे ही पढ़ा हमने कि कहीं कहाँ पे लीचिंग डिजायरेबल है, कहाँ पे मस्ट है, ठीक है ना, लीचिंग, ठीक है। अब लीचिंग करते कैसे हैं, व्हाट इज लीचिंग बेसिकली, ठीक है। तो लीचिंग में हम करते क्या है बेसिकली, अपनी फील्ड को, आपकी जो फील्ड होगी उसको हम क्या करते हैं, सबसे पहले करते हैं उसमें हम फ्लडिंग, वाइल्ड फ्लडिंग करते हैं पानी की, ठीक है। फील्ड को क्या कर दिया, पानी से हमने भर दिया। अब उससे क्या होगा, पानी से भरने से क्या होगा, आपके जो ये सॉल्ट्स होंगे सॉइल के अंदर, जो आपके सॉल्ट्स हैं वो क्या होते हैं, पानी में क्या होते हैं, डिजोल्व हो जाते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, आपकी जो फील्ड है उसको क्या करते हैं, फ्लडिंग कर देते हैं पानी से। उसके बाद उनकी प्रॉपर मिक्सिंग करते हैं, मैकेनिकल मिक्सिंग करते हैं, प्रॉपर इनकी सॉइल की और वाटर की मिक्सिंग करते हैं, ताकि आपके जो सॉल्ट्स हैं, जो एल्कलीज हैं, सर ये लिखा है रिक्लेमेशन ऑफ, आपके क्या होते हैं, saline and alkaline soil, reclamation of saline, SALINE, saline and alkaline, ALKALINE, reclamation of saline and alkaline soil, ठीक है। तो इसमें हम करते क्या है, आपकी फील्ड को हम पानी से भर देते हैं और उसकी प्रॉपर मैकेनिकल मिक्सिंग करते हैं, कभी देखा होगा ट्रैक्टर के पीछे वो ब्लेड से गोल गोल से लगे होते हैं, वो हम फील्ड के ऊपर चलाते हैं, ताकि आपका जो सॉइल और जो वाटर है वो प्रॉपरली मिक्स हो जाए। उसके कारण क्या होता है, जब वाटर के साथ मिक्स होती है
तो आपके जो सॉल्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं, पानी में डिजोल्व हो जाते हैं। जो सॉल्ट्स हैं वो पानी में डिजोल्व हो जाते हैं, और उसके बाद हम क्या करते हैं, जो आपका फील्ड में जो वाटर है उसको क्या करते हैं, ड्रेन ऑफ कर देते हैं। उसको क्या कर देते हैं, ड्रेन ऑफ कर देते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है, इससे क्या होता है, आपके जो डिजोल्व सॉल्ट्स वगैरह होते हैं, जो एल्कलीज होते हैं, सॉल्ट्स होते हैं, वो आपके होते हैं फील्ड से रिमूव हो जाते हैं। ठीक है, अब इसमें एक दिक्कत क्या है, एक दिक्कत क्या है, नॉर्मली तो सारे सॉल्ट्स और एल्कलीज रिमूव हो जाते हैं, बट जो ये ब्लैक एल्कली होता है, जो ये ब्लैक एल्कली होता है, इट कैनॉट बी रिमूव्ड, कैनॉट बी रिमूव्ड बाय सिंपल लीचिंग, कैनॉट बी रिमूव्ड बाय सिंपल लीचिंग। तो ब्लैक एल्कली के लिए हम क्या करते हैं, ब्लैक एल्कली के लिए हम क्या करते हैं, पहले क्या करते हैं, जिप्सम ऐड करते हैं, ऐड जिप्सम। जिप्सम समझते हैं सारे क्या होता है, नहीं सर। GYP, हाँ नहीं मत बोलना यार, सिविल इंजीनियरिंग कर लिए। ठीक है, हम क्या करते हैं, हाँ जिप्सम ऐड करते हैं, जिप्सम। ठीक है ना, जिप्सम इज बेसिकली कैल्शियम सल्फेट, COSO4। ठीक है, पीओपी अलग होता है, पीओपी मतलब होता है कैल्शियम सल्फेट की फॉर्म है, पर उसमें हाइड्रेशन के जो वो होते हैं, CaSO4.1/2H2 होता है शायद वो आपका पीओपी। ठीक है, तो CaSO4 ऐड करते हैं। अब इससे होता क्या बेसिकली, जो आपका ब्लैक एल्कली है Na2CO3 प्लस CaSO4 ये बन जाता है आपका, जो सोडियम है वो रिएक्ट करता है इसके साथ और बना देता है आपका सोडियम सल्फेट। मतलब अब आपका जो ब्लैक एल्कली है, जो ब्लैक एल्कली है, इट हैज बीन कन्वर्टेड टू, किसमें बन गया अब ये, Na2SO4। मतलब अब क्या बन गया, ये व्हाइट एल्कली बन गया। मतलब जो आपका ब्लैक एल्कली था, अब ये किसमें कन्वर्ट हो गया, आपके व्हाइट एल्कली में, व्हाइट एल्कली में। अब आप लीचिंग से इसको क्या कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो। अब आप इसको क्या करते हो, लीचिंग से क्या कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो। इसलिए इसके लिए अगर आपका ब्लैक एल्कली प्रेजेंट है सॉइल में, अगर आपका ब्लैक एल्कली प्रेजेंट है सॉइल में, तो उसको पहले क्या करोगे, जिप्सम ऐड करोगे सॉइल में, ब्लैक एल्कली को व्हाइट एल्कली में कन्वर्ट करोगे, और उसके बाद क्या करोगे, लीचिंग करोगे। ठीक है ना, तो इस तरीके से लीचिंग से हम क्या कर सकते हैं, लीचिंग से हम क्या कर सकते हैं, आपकी जो एल्कलाइन सॉइल है, सैलिन सॉइल है, उसको रिक्लेम कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखेंगे हम कि कितना पानी चाहिए, लीचिंग रिक्वायरमेंट। वाटर रिक्वायर्ड फॉर लीचिंग प्रोसेस इज कॉल्ड लीचिंग रिक्वायरमेंट। अगर आपको ये NAR GIR हमने जो पढ़ा था, कहाँ पे पढ़ा था हमने, वो इरिगेशन एफिशिएंसी में पढ़ा था शायद, हाँ ये, अगर NIR याद हो तो NIR किसके बराबर था, CIR प्लस लीचिंग रिक्वायरमेंट, प्लस लीचिंग रिक्वायरमेंट। लीचिंग रिक्वायरमेंट मतलब लीचिंग करने के लिए कितना पानी चाहिए। ठीक है ना, तो हमें ये तो समझ आ गया कि भाई एल्कलाइन सॉइल को रिक्लेम करना है, ये सैलिन सॉइल को रिक्लेम करना है, तो उसके लिए हमें क्या करनी पड़ेगी, लीचिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, लीचिंग मतलब पानी ऐड करना है उसकी, और मैकेनिकल मिक्सिंग करनी है, फिर पानी को फ्लड आउट कर देना। बट कितना पानी चाहिए, कितना पानी चाहिए फॉर लीचिंग, that is called leaching requirement, that is called leaching requirement, leaching requirement, इसे हम बोलते हैं LR, leaching requirement, water required for leaching process। तो leaching requirement is nothing but it is the ratio of depth of water drained per unit area to the depth of water applied, depth of irrigation applied per unit area, DD by DI। ठीक है, जहां पे DD क्या है आपका, डेप्थ ऑफ वाटर ड्रेन्ड, हाँ इरिगेशन वाटर, डेप्थ ऑफ इरिगेशन वाटर ड्रेन्ड
DRAINED drained per unit area और DI है डेप्थ ऑफ इरिगेशन वाटर अप्लाइड पर यूनिट एरिया, ठीक है, पर यूनिट एरिया, ठीक है। तो लीचिंग रिक्वायरमेंट इज डेप्थ ऑफ इरिगेशन वाटर ड्रेन्ड पर यूनिट एरिया, ड्रेन्ड मतलब कितना निकल गया अपॉन कितना अप्लाई किया। तो अब इसमें दिक्कत क्या होती है, अप्लाई कितना किया वो तो हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है, ध्यान से सुनना, अप्लाई कितना किया वो तो हम मेजर कर सकते हैं, मीटरिंग इंस्ट्रूमेंट लगाओ, कितना वाटर अप्लाई कर रहे हो आप नोट कर सकते हो, लेकिन कितना पानी सॉइल से ड्रेन आउट हो रहा है वो हम मेजर नहीं कर सकते, बट एक तरीका है हमारा डेप्थ ऑफ वाटर ड्रेन्ड आउट निकालने का, ठीक है ना। तो बेसिकली जो आप वाटर अप्लाई कर रहे हो, डेप्थ ऑफ इरिगेशन वाटर अप्लाइड, अब उसके दो काम है। अब उसके जब अप्लाई किया उसमें से कुछ तो पानी, कुछ वाटर यूज प्लांट यूज कर लेगा एज कंजम्पटिव यूज। लेट सपोज मैंने 10 मीटर क्यूब वाटर अप्लाई किया, उसमें से हो सकता है कंजम्पटिव यूज तो हमें प्लांट की पता होगी, तो वो उतना यूज कर लेगा, और बाकी जो बचेगा दैट विल बी ड्रेन्ड आउट, तो दैट मीन्स माय डेप्थ ऑफ irrigation water drained out is equal to depth of irrigation water applied minus consumptive use। डेप्थ ऑफ इरिगेशन वाटर अप्लाइड भी हम निकाल सकते हैं और कंजम्पटिव यूज भी हम निकाल सकते हैं। तो दैट मीन्स माय लीचिंग रिक्वायरमेंट इज इक्वल टू DI minus CU अपॉन DI, और जनरली यही फॉर्मूला आपका लीचिंग रिक्वायरमेंट का यूज होता है, ठीक है। दिस इज द फॉर्म इन विच लीचिंग रिक्वायरमेंट इज एक्चुअली कैलकुलेटेड, ठीक है। डेप्थ ऑफ इरिगेशन वाटर अप्लाइड माइनस कंजम्पटिव यूज अपॉन डेप्थ ऑफ इरिगेशन वाटर अप्लाइड, ठीक है। क्लियर ये चीज, ये आ गया आपका लीचिंग रिक्वायरमेंट, ठीक है। क्लियर ये चीज सबको, ठीक है। इसमें एक फिनोमिना होता है, हाँ एक फिनोमिना है हमने जो हमने पढ़ा नहीं, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं एफ्लोरेसेंस, FLORE। कहाँ ये सुना है कहीं पे एफ्लोरेसेंस पहले? तो ब्रिक्स में होता है। हाँ एग्जैक्टली, ब्रिक्स में होता है, वो व्हाइट सा पाउडर आ जाता है ना आपका ईंटों के ऊपर, ये प्लास्टर किया होता है, उसके ऊपर व्हाइट सा पाउडर आ जाता है। वो होता क्या है, बेसिकली डिसॉल्व्ड सॉल्ट्स और एल्कलीज क्या होती है, वो सरफेस पे आ जाती हैं, उसे हम बोलते हैं एफ्लोरेसेंस। और सॉइल में भी सेम चीज है, जो आपके सॉल्ट्स और एल्कलीज हैं, अगर उनकी कॉन्सेंट्रेशन इतनी ज्यादा हो जाए तो क्या होता है, बेसिकली जैसे जैसे आपका वाटर ऊपर आता है, ये डिसॉल्व्ड सॉल्ट्स भी क्या होते हैं, सरफेस के ऊपर आ जाते हैं, और एक ये 5 to 7.5 सेंटीमीटर की एक लेयर बनाते हैं सॉइल के ऊपर, जिसे हम बोलते हैं एफ्लोरेसेंस, ठीक है ना। तो एफ्लोरेसेंस इज नथिंग बट इट इज प्रोसेस ऑफ salts coming up in soil and forming a thin layer 5 to 7.5 centimeter on the surface, ठीक है। इससे क्या होता है आपकी बेसिकली सॉइल की क्या होती रहती है, धीरे धीरे क्या होती रहती है आपकी, इसकी फर्टिलिटी आपकी सॉइल की कम होते जाती है, ठीक है। अब ऊपर लेयर बन रही है सॉल्ट की, अब सॉइल आपकी क्या होगी, इम्परमिएबल होगी, वाटर आपका क्या करेगा, सॉइल में एंट्री नहीं करेगा, तो धीरे धीरे आपकी सॉइल की क्या होती है, परमेबिलिटी कम हो जाती है, फर्टिलिटी कम हो जाती है। और ऐसी सॉइल जिसके ऊपर एक लेयर बन जाए, इसकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाए, उस सॉइल को हम क्या बोलते हैं, जिसकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाए या खत्म हो जाए,
इनफर्टाइल। उस सॉइल को हम क्या बोलते हैं? इनफर्टाइल। बंजर, BANJAR, बंजर सॉइल और ऊषर सॉइल। ठीक है, ध्यान रखना, एक क्वेश्चन भी आया है पेपर में ऊषर सॉइल के बारे में। ठीक है, बंजर और ऊषर सॉइल जिसकी प्रोडक्टिविटी आपकी खत्म हो जाए या कम हो जाए, या बंजर सॉइल। ठीक है ना, ठीक है ना। तो ऐसी सॉइल को हम क्या बोलते हैं? बंजर सॉइल या फिर ऊषर सॉइल। ठीक है, क्लियर है सबको ये? ठीक है, एफ्लोरेसेंस समझ आया है क्या? एफ्लोरेसेंस, लीचिंग, रेक्लेमेशन कैसे करनी है, ठीक है ना। तो क्लियर है यहाँ पे? ठीक है सर, ये लीचिंग चलो आज रिक्वायरमेंट फिर का इतना फॉर्मूला ही बताना करते है हैं। क्या? कल हाँ, कौन सा? लीचिंग रिक्वायरमेंट का जो फॉर्मूला बताया ना, एक बार फिर से बताना। हाँ, लीचिंग रिक्वायरमेंट। लीचिंग देखो, सबसे पहली चीज लीचिंग रिक्वायरमेंट है क्या? लीचिंग रिक्वायरमेंट है क्या? लीचिंग रिक्वायरमेंट है बेसिकली लीचिंग करने के लिए कितना पानी हमें चाहिए। ठीक है, लीचिंग करने के लिए हमें कितना पानी चाहिए, दैट इज योर लीचिंग रिक्वायरमेंट। हम ये NIR में भी निकालते थे, CIR प्लस लीचिंग रिक्वायरमेंट। ठीक है, अब लीचिंग रिक्वायरमेंट है क्या? इट इज डेप्थ ऑफ वाटर DD अपॉन DI, डेप्थ ऑफ इरिगेशन वाटर ड्रेन्ड आउट। मतलब हमने फील्ड में पानी लगाया, उसमें से कितना पानी ड्रेन आउट हो गया जो प्लांट ने यूज नहीं किया। ठीक है, DD अपॉन DI। ठीक है, अब DI निकालना तो आसान है, डेप्थ ऑफ इरिगेशन वाटर अप्लाइड, वो तो हम मेजर कर सकते हैं। कोई भी आप वाटर मीटरिंग इंस्ट्रूमेंट लगा लो, कितना आप पानी लगा रहे हो दैट कैन बी कैलकुलेटेड, लेकिन कितना ड्रेन आउट हो रहा है वो कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं है। वो डायरेक्टली मेजर करना, कैलकुलेट करना नहीं, मेजर करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना। तो अब उसको निकालने के लिए हमने क्या तरीका निकाला कि भाई जो हम इरिगेशन वाटर लगा रहे हैं, इसके बेसिकली दो कंपोनेंट हो रहे हैं। एक हो गया आपका जो प्लांट कंजम्पटिव यूज कर रहा है पानी का, हमने पानी लगाया, उसमें से कुछ पोर्शन प्लांट ने यूज कर लिया, कुछ पोर्शन ड्रेन आउट हो गया। अब कंजम्पटिव यूज तो निकाल सकते हैं हमें हर एक क्रॉप का कंजम्पटिव यूज पता होता है, और हमने अलग अलग मेथड भी देख लिए कंजम्पटिव यूज निकालने के। तो हम कंजम्पटिव यूज तो निकाल सकते हैं, और डेप्थ ऑफ इरिगेशन वाटर अप्लाइड वो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। तो दैट मींस आपका जो डेप्थ ऑफ इरिगेशन वाटर अप्लाइड है दैट इज इक्वल टू कंजम्पटिव यूज प्लस डेप्थ ऑफ वाटर ड्रेन्ड आउट। ठीक है, इसमें से DI भी हम निकाल सकते हैं और CU भी हम निकाल सकते हैं। तो दैट मींस डेप्थ ऑफ वाटर ड्रेन्ड आउट इज इक्वल टू DI माइनस CU। तो अब यहाँ पे हमारा जो फॉर्मूला था DD अपॉन DI, तो DD की जगह हम यूज कर लिया हमने DI अपॉन CU। तो हमारा लीचिंग रिक्वायरमेंट बन गया DI माइनस CU अपॉन DI। ठीक है, क्लियर है चीज? सर आपने क्या बोला था, बंजर सॉइल और उसके अलावा? ऊषर, USHER, ऊषर सॉइल। इसके और भी नाम होते हैं यार, लोकल लैंग्वेजेस में ना और भी नाम होते हैं, वो आप कोई बुक्स वगैरह पढ़ोगे ना उसमें आपको और भी नाम मिल जाएंगे। ठीक है ना। तो बट दिस इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म जिसमें बोलते हैं बंजर सॉइल या ऊषर सॉइल। सर यूट्यूब पे अवेलेबल है लेक्चर से? अभी अपलोड होगा आज यार, आज अपलोड होगा, अभी खत्म तो होने दो। श्री कितना ही रह गया? क्या हो गया?